माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिम्युलेशन। अध्याय 81। ये सुनकर हान याओयाओ का मन एक पल के लिए मौन से भर गया। वह शू हुआंग की चिंताओं को समझती थी। युद्ध से आई विपत्तियां अनगिनत परिवारों को तोड़ देंगी और यह सब राजघरानों और कुलीनों के लाभ के लिए होगा। बलिदान हमेशा आम लोग ही देते थे, अगर वे मर भी जाते तो किसी को परवाह नहीं होती। चूंकि आप नाइट फैमिली विलेज से हैं और आपके कुल नेता ये शिसान के साथ मेरा पहले भी व्यवहार रहा है, इसलिए कृपया मेरे साधारण निवास में आकर बैठिए। शू हुआंग ने जल्दी से रास्ता दिखाया और तीनों को मेहमान बनाकर अपने घर ले गया। बाकी गांव वाले सभी चिंताओं में डूबे हुए थे। ये देखकर कि कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, वे खेतों में काम जारी रखने के लिए एक के बाद एक चले गए। आखिरकार यह आने वाले साल के लिए उनका राशन था। अगर वे इस मौसम में नहीं बचे तो बीज अंकुरित नहीं होंगे और वे भूख से मर जाएंगे। नश्वर शरीर भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। तीनों एक ज्यादा बड़े नहीं बल्कि छोटे घर में पहुंचे। ये यांग ने उसे देखा। वह नाइट फैमिली विलेज में किराए पर ली गई लकड़ी की झोपड़ी से काफी मिलता जुलता था। सादा सा लेआउट, एक हाथ से बनी मेज और कुछ स्टूल। हालांकि वहां ज्यादा फर्नीचर नहीं था, फिर भी जरूरी सभी चीजें मौजूद थीं। लकड़ी के घर में 2 कमरे थे, एक उनके पोते शू जेंगक्सू के लिए और दूसरा उनके अपने लिए। ये थोड़ा सादा है, कृपया बुरा न माने, शू हुआंग ने माफी मांगते हुए कहा। अपने पैरों को आराम देने के लिए जगह पाकर हम पहले से ही बहुत खुश हैं, हम शिकायत कैसे कर सकते हैं। ये यांग थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने पीछे शू जेंगक्सू की ओर देखा। हालांकि वह छोटा लड़का डरपोक और कमजोर था, ये यांग एक नज़र में ही बता सकता था कि उसमें साधना की प्रतिभा है। जब तक उसके पास साधना पद्धति है, वह जागृत होकर साधक बन सकता है। हालांकि ये यांग ने यह बात जाहिर नहीं की, क्योंकि साधक बनना उनके लिए जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। ये बहुत संभव था कि एक बार जब उसके पास सच्चा सार आ जाता तो वह कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित करता और उसकी जान को खतरा पैदा करता। एल्डर जू के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छा गया। उनकी पूरी दिन की बातचीत एल्डर जू द्वारा नाइट फैमिली विलेज की स्थिति के बारे में पूछने तक ही सीमित रही। ये स्पष्ट था कि उन्हें अभी भी नाइट फैमिली विलेज के विनाश की गहरी चिंता थी। उस रात एल्डर जू द्वारा आयोजित सादा भोजन करने के बाद ये यांग और अन्य 2 लोगों को एक कमरे में बिठाया गया, जबकि एल्डर जू और उनके पोते जू जेंगक्सू दूसरे कमरे में रुके। इस समय तक बाइहोंग भी बेहद सतर्क थी और अपने मूल रूप में वापस नहीं आई थी। शुरू से अंत तक हान याओयाओ को हमेशा यही लगता रहा था कि यह हट्टा कट्टा आदमी बाइहोंग ये यांग का सेवक है। 2 आदमियों के सामने हान याओयाओ जानबूझकर ये यांग के सामने बैठ गई, इस डर से कि ये दोनों आदमी उसके साथ कुछ अनुचित न कर दें। ये यांग इस पर बस थोड़ा सा मुस्कुराए। धीरे धीरे रात हो रही थी, कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और खेतों में जीवन अविश्वसनीय रूप से शांत और आरामदायक था। आसमान तारों से भरा था और कभी कभार उल्लू की हूक ये यांग को सुकून के कुछ पल बिताने का मौका देती थी। खेतों में ऐसा जीवन अराजक समय में जीने वाले कई लोगों का सपना ही होगा, है ना। एक बार जब कोई नश्वर संसार में कदम रखता है तो खुद को उससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ये यांग बिस्तर पर बैठ गया, फिर लाइफ सिम्युलेटर खोला। वर्तमान शेष राशि 100,000 चांदी के सिक्के हैं। क्या आप लाइफ सिम्युलेटर का उपयोग करना चाहते हैं? प्रत्येक उपयोग में 10,000 चांदी के सिक्के खर्च होते हैं। हाँ, 13 साल की उम्र में आप एक छोटे से गांव में भाग गए। उस रात 10 हत्यारों की एक टीम ने आप पर घात लगाकर हमला किया। आप अचानक हुए हत्यारों की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए और हान याओयाओ को पकड़ लिया गया। गांव में नरसंहार हुआ। अपनी मृत्यु से पहले शू हुआंग ने अपने पोते शू जेंगक्सू को आपको सौंप दिया। स्थिति गंभीर थी, आप देर नहीं की और शू जेंगक्सू और बाइहोंग के साथ भाग निकले। 14 साल की उम्र में आपने शू जेंगक्सू को विदा किया और अपनी चोटों से उबरने के बाद हायरिंग शहर पहुंचे। इसी समय एक दुर्भाग्यपूर्ण समाचार फैला, हान बा दाओ का निधन हो गया था और हान याओयाओ का सिर युवानचेन के बाहर लटका दिया गया था। हान गुआंग हायरिंग सिटी का नगर स्वामी बन गया और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने एक एक करके अपने भाई बहनों का कत्लेआम किया। 15 वर्ष की आयु में आपने और बाइहोंग ने अंततः अपनी शक्ति को 5 क्रांतियों वाले मानव लोक के अंतिम चरण तक पहुंचाया। 1 महीने बाद बाइहोंग की पहचान उजागर हो गई, जिससे एक साथ क्रांति विशेषज्ञ आकर्षित हुआ जिसने तुम्हें मार डाला। तुम 14 साल की उम्र में मर गए। सिमुलेशन खत्म हुआ और ये यांग का दिल कांप उठा। फिर उसने तुरंत 5 क्रांतियों के अंतिम चरण में प्रवेश करने का फैसला किया। जैसे ही उसने ये सब खत्म किया, एक जहरीला तीर उसकी ओर चला। ये यांग तैयार था, उसने जहरीले तीर से बचते हुए जल्दी से छलांग लगा दी। जल्दी करो, हत्यारे हैं। ये यांग ने गहरी आवाज में चिल्लाकर हान याओयाओ को चौंका दिया और वह अपने सपने से जाग गई। उसे सोचने की जरूरत नहीं थी, ये हत्यारे साफ तौर पर हान याओयाओ के पीछे थे।
उसके कबूतर ने उनके ठिकाने का खुलासा कर दिया था। अगर उसने पिग एम्परर कैन्यन को जल्दी पार नहीं किया होता तो वे सोल नदी तक मर जाते। ये यांग को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन उन्हें यहाँ तक ट्रैक कर सकता है, जिससे पता चलता है कि ये हत्यारे कमज़ोर नहीं थे। ये यांग ने अपने कियानकुन बैग से आत्मा शिशु भाला निकाला और उसे जोर से छत की ओर फेंका, जिससे एक हत्यारा तुरंत घायल हो गया। एक चीख सुनाई दी और सफल होने के बाद ये यांग जल्दी से हान याओयाओ को बाहर ले गया। इस बार निशाना वही थी। हान याओयाओ को बाइहोन को सौंपने के बाद ये यांग ने अकेले ही कई हत्यारों को रोक दिया। हत्यारे छत से नीचे कूद पड़े और सामने खड़े युवक को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। बच्चे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दखलंदाजी न करो, वरना तुम मुसीबत मोल ले लोगे, एक प्रमुख व्यक्ति ने कुल्हाड़ी पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहा। ये यांग से निकली 5 क्रांतियों की आभा ने उन्हें रोक दिया। अगर ये यांग अभी 5 क्रांतियों के मध्य चरण में होता तो वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और सीधे उसका सिर काट देते। लेकिन 5 क्रांतियों के अंतिम चरण में ये यांग की वर्तमान ताकत को देखते हुए उन्हें उसे गंभीरता से लेना पड़ा। सभी 10 हत्यारे 5 क्रांतियों की ताकत पर थे और नेता 5 क्रांतियों के अंतिम चरण में था। ये यांग ने एक ही वार में एक को मार गिराया था, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि इस नाजुक दिखने वाले युवक में असाधारण शक्ति थी। और बातें बेकार हैं, ये लो, ये यांग ने धीमी आवाज में चिल्लाया, जिससे अत्यंत आसान गतिविधि, निर्णायक गतिविधि का पहला स्तर सक्रिय हो गया और उसके हाथ में तेज हवा वाला लंबा भाला प्रमुख हत्यारे की ओर झपटा। प्रमुख हत्यारे को लग रहा था कि यह साधारण सा भाला वार अगर लग गया तो निस्संदेह उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। हमले से बचने के लिए वह जल्दी से पीछे की ओर कूदने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब उसने अपने पैर से धक्का दिया तो वह खुद को उसी जगह पर जकड़ा हुआ पाया। एक पल के लिए हिचकिचाया। बस इसी एक पल में उसका सिर ये यांग के भाले से टकराया, जो टूटे हुए तरबूज की तरह चकनाचूर हो गया। सफ़ेद मस्तिष्क पदार्थ हर जगह बिखर गया। एक हत्यारे के रूप में वह केवल अचानक हत्या करने में ही कुशल था। ऐसे आमने सामने के युद्ध में उसके लिए बच निकलना भी मुश्किल था। एक और भाले के वार से एक हत्यारे को मार गिराने के दृश्य ने बाकी 8 हत्यारों को एक दूसरे की ओर देखने और सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। मानो बिना कहे समझे वे सभी ये यांग पर टूट पड़े। वे अपनी संख्या से ये यांग को घेर कर उसे मार डालने की तैयारी में थे। वे जानते थे कि अगर वे अभी हान याओयाओ को वापस नहीं ला पाए तो हान गुआंग उन्हें मिशन में नाकाम रहने के लिए मौत के घाट उतार देगा। उनके पास उसका सीधा सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हान याओयाओ को पकड़ने का मतलब इनाम के लिए लौटना था, उसे न पकड़ पाने का मतलब निश्चित मौत। इसके अलावा हत्यारे होने के नाते उनमें से प्रत्येक ने स्प्लिट बॉडी पिल निगल ली थी, जिसका इस्तेमाल ये यांग ने कभी किया था, और उनकी जान हान गुआंग के हाथों में थी, जिससे बचना असंभव हो गया था। उन्हें अपने चारों ओर घेरे देखकर ये यांग की भौहें सिकुड़ गईं। आमने सामने की लड़ाई में वह अपने से बड़े दुश्मनों को मार सकता था, लेकिन 8-5 क्रांतियों वाले मानव क्षेत्र के विरोधियों के साथ उसे उन्हें गंभीरता से लेना पड़ता था। उन्हें मार डालो, हम तुमसे बहुत हो गए, हम शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं। तभी चारों ओर से गांव वालों की आवाज़ें आने लगीं। ऊपर देखकर ये यांग ने उन गांव वालों को देखा जिन्हें उसने दिन में देखा था, खेती के औजार पकड़े हुए 8 हत्यारों की ओर दौड़ रहे थे। ये देखकर ये यांग का दिल खुशी से भर गया। और भी गुलाम व्यापारी, मेरी मरी हुई बेटी का बदला लेने के लिए उन्हें मार डालो। गांव वाले पहले से ही हत्यारों के पीछे थे, अपने खेती के औजार उठाकर हत्यारों की पीठ पर जोर जोर से वार कर रहे थे। हालांकि ताकत में इतना अंतर था कि वे हत्यारों के कपड़ों को छू भी नहीं पा रहे थे। अगले ही पल उनके सिर 2 टुकड़ों में बढ़ गए और जमीन पर गिर पड़े। ये यांग ने भी मौके का फायदा उठाया और जैसे ही हत्यारे गांव वालों पर हमला करने के लिए मुड़े, उसने तेजी से और जोर से आत्मा शिशु भले को 5 बार मारा। हर वार से हत्यारों के दिल में एक कटोरे के आकार का खून का छेद हो गया। खून किसी बहती नदी की तरह फूट पड़ा, 4-5 कदम दूर तक बहता हुआ। इस दृश्य को देखकर हान याओयाओ के होंठ पीले पड़ गए और वह पीछे हटते हुए कांप उठी। सुअर सम्राट को अपने अधीनस्थों को खाते हुए देखने के बावजूद इस पल के खूनी दृश्य ने उसे अभी भी गहरा सदमा पहुंचाया। ये यांग द्वारा 5 लोगों की हत्या में कोई दिखावटी लड़ाई शामिल नहीं थी। जीवन और मृत्यु एक पल में समाप्त हो गए। हत्यारे अपने जख्मों को ढककर जमीन पर गिर पड़े, कुछ बार ऐंठते हुए फिर स्थिर हो गए। बाकी 3 हत्यारों को ये यांग की इतनी तेज प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और वे सब एक कदम पीछे हट गए। मुक्केबाजी की दुनिया में किसी प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अभी अभी आए उन गांव वालों ने निस्संदेह सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान की, जिससे 5 हत्यारों का ध्यान उनकी ओर गया। ये यांग को समझ नहीं आया कि कोमल हृदय होने का क्या मतलब होता है। हालांकि उसे मृत गांव वालों के लिए अफसोस था, लेकिन उन्होंने ये यांग की सबसे ज्यादा मदद भी की थी। तुम कौन हो? हम हायरिंग शहर से हैं और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे हान परिवार के मामलों में दखल नहीं दोगे।
हत्यारा भी ये यांग के कौशल से हैरान था और उसने अब उससे लड़ाई नहीं की और हान परिवार की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके ये यांग को पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश की। तुम्हारे हान परिवार की तो बात ही छोड़ो, अगर महान राजकुमार भी आ जाए तो भी मैं उससे जरा भी नहीं डरूंगा। जल्दी से बताओ, तुम्हें हान परिवार के किस बच्चे ने भेजा है, ये यांग ने कहा और उसके हाथ में मौजूद आत्मा शिशु भाले से भाले की चीखें फूट पड़ीं। रहस्यमय हथियार। एक हत्यारे ने एक नज़र में ही आत्मा शिशु भाले की असाधारणता पहचान ली और उसका दिल कांप उठा। उसे तुरंत पता चल गया कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। वे एक रहस्यमय हथियार की शक्ति जानते थे। साधारण हथियार छूते ही चकनाचूर हो जाते थे और अगर छेद दिए जाएं तो गंभीर चोट पहुंचाते थे। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था और प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही एक बेहद मजबूत भला इरादा विकसित कर लिया था। उसकी युद्ध शक्ति उनकी नियंत्रणीय सीमा से कहीं ज्यादा थी। पीछे हटो, वापस जाओ और युवती को बताओ कि प्रतिद्वंद्वी को एक गुरु की मदद मिल रही है, हत्यारे ने फुसफुसाया और वे तीनों तीन दिशाओं में भागने के लिए तैयार हो गए। जाना चाहते हो? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ये यांग ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तुरंत एक हत्यारे के पीछे आकर उपहास किया। अपने लंबे भाले के एक वार से उसने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की पीठ को भेद दिया। फिर उसने खून से सना लंबा भाला निकाला और उसे जोर से दूर फेंक दिया। लंबा भाला धनुष से छूटे तीर की तरह तुरंत उछलकर एक हत्यारे के सिर पर जा लगा। 3 सांसों से भी कम समय में 2 लोग मौके पर ही मर गए। फिर ये यांग तेजी से आगे बढ़ा, आखिरी हत्यारे को पकड़ा, अपनी मुट्ठी उठाई और भाले के इरादे से उसे छोड़ दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी चकनाचूर हो गया। अगर मैं तुम्हें अपनी पहचान लीक करने दूं तो क्या होगा? ये यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक हत्यारे के चेहरे की ओर चलते हुए और हत्यारे के सिर से आत्मा शिशु भाला खींच लिया। ये सब करने के बाद ये यांग यहीं नहीं रुका। इसके बजाय वह हर लाश के पास गया, आत्मा शिशु भाला लिया और उनके दिलों पर एक और वार किया। आप क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लाशों का अपमान करने का शौक है? बाई हुंग ने पूछा। ये यांग की हरकतें देखकर उसके दिल में थोड़ी उलझन सी उठ रही थी। लगता है तुम्हें अभी भी मुक्केबाजी की दुनिया का बहुत कम अनुभव है, ये यांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। अगर इनमें से कोई जिंदा होता और उसके ठिकाने का पता बताने के लिए भाग जाता तो बड़ी मुसीबत होती। इस दुनिया में उन्हें ढूंढने के कई राज हैं। सिमुलेशन में बाई होंग एक ताकतवर आदमी का वेश धारण करके भी राजकुमार के पीछा से बच नहीं पाता। कुछ जिंदा हत्यारों से होने वाली परेशानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये कल्पना से परे था। जाहिर है जब ये यांग ने घर से गिरे हत्यारे पर वार किया तो वह सहज रूप से चकमा दे गया और फिर हान याओयाओ पर वार करने के लिए एक टूटा हुआ चाकू निकाला। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं अपना मिशन पूरा कर लूंगा और मैं अपनी गिरमिट वापस पा लूंगा और फिर गुलाम नहीं रहूंगा। हत्यारे का चेहरा गंभीर था और उसके हाथ में छोटी तलवार ने एक खूनी हवा में उसने भला हान याओयाओ की गर्दन पर मारा। ये यांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका लंबा भाला तुरंत हत्यारे की फैली हुई बांह पर निशाना साधा और वार किया, जिससे उसका चाकू वाला हाथ तुरंत निहत्था हो गया। फिर उसने अपनी हथेली से उसकी छाती पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना बहुत अचानक हुई, जिससे हान याओयाओ की रक्षा कर रहे बाई होन को भी प्रतिक्रिया करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। ये बहुत करीब था। ये यांग ने अपना लंबा भाला वापस खींच लिया और राहत की सांस ली। हान याओयाओ का चेहरा अब डर से पीला पड़ गया था, उसकी छाती धड़क रही थी और वह ताज़ी हवा के लिए हौंफ रही थी। होश में आने के बाद ये यांग की ओर उसकी निगाहों में कृतज्ञता का भाव था। धन्यवाद सीनियर ये यांग, ये छोटी बच्ची जीवन भर आपकी दयालुता को नहीं भूलेगी। कभी न भूलने की ज़रूरत नहीं है, बस इस एस्कॉर्ट के लिए मुझे पैसे देना मत भूलना, ये यांग ने उसे याद दिलाया। तभी उसे उस आदमी की जेब में छिपी एक किताब मिली जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसने उसे निकाला और देखा कि वह एक स्वर्ग रैंक तकनीक थी, एक गुप्त मैनुअल जिसका नाम स्टार्टलिंग थ्रस्ट था। ये स्पष्ट रूप से हत्या के लिए एक गुप्त मैनुअल था जो हत्यारों के लिए बहुत उपयुक्त था। ये यांग ने उसे खोला और लापरवाही से उसे देखा। ये सभी बेहद खतरनाक चालें थीं जो लोगों को एक ही वार में घात लगाकर मारने का तरीका सिखाती थीं। कुछ देर पढ़ने के बाद ये यांग की रुचि खत्म हो गई। उसने एक हत्यारे के कपड़े फाड़े, आत्मा शिशु भाले से खून पोंछा और उसे स्टार्टलिंग थ्रस्ट के साथ अपने कियानकुन बैग में डाल दिया। एक पहाड़ी हवा चली और पहाड़ पर जंगली घास सरसराहट करने लगी। इस समय 7 घरों से बना यह नया गांव रातों रात वीरान हो गया था, जहां खून नदी की तरह बह रहा था। जमीन लाशों से ढकी हुई थी, बेहद खामोश। गांव वाले जो कल अपने ही गीत गुनगुना रहे थे, आज उनके शरीर बिछड़ गए और वे दुनिया से चले गए। पक्षियों का एक जोड़ा भी अपने घोंसले से जागा। वे बिना रुके खुशी से चहचहा रहे थे, एक नए दिन का स्वागत कर रहे थे। एक जहरीला सांप धीरे धीरे एक पेड़ पर चढ़ा, फिर अपना खून से सना हुआ मुंह खोला और चहचहाते छोटे पक्षी को डस लिया। जहरीला सांप उसके चारों ओर लिपट गया, उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और उसे पूरा निगल गया।
तुम्हें नहीं पता कि अगले ही पल तुम्हारा क्या हश्र होगा। हो सकता है तुम सुरक्षित और स्वस्थ हो, या किसी और के झगड़े में फंसकर मर जाओ। जिंदा रहने के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा और जरा सी भी गलती नहीं करनी होगी। गांव वालों के शवों को दफनाने के बाद हान याओयाओ ने मिट्टी के एक बड़े टीले को प्रणाम किया। मुझे माफ करना दादाजी जू, ये सब मेरी वजह से है कि मैंने तुम सबको नुकसान पहुंचाया। सुबह की हवा बह रही थी, ताजगी भरी और सुहावनी, जिससे बेचैनी थोड़ी कम हो रही थी। चलो चलें, ये यांग ने अपनी यात्रा जारी रखने की तैयारी करते हुए पुकारा। तभी कब्र से सरसराहट की आवाज़ आई। एक युवक कब्र से रेंगता हुआ बाहर आया, हाँफ रहा था, उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। जू झेंगक्सू, ये यांग ने भौहें उठाईं, कुछ हैरान। जब हत्यारों ने हमला शुरू किया तो वह हत्या के दृश्य से इतना डर गया कि बेहोश हो गया। बाद में ये यांग ने उसे मरा हुआ समझकर दूसरों के साथ दफना दिया। अब तक वह अचानक जाग गया और कब्र से रेंगकर बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दादाजी, मेरे दादाजी की खोपड़ी काट दी गई थी। कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए, युवा स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूँ। जू झेंगक्सू ये यांग के पास दौड़ा, जोर से घुटनों के बल बैठ गया और ये यांग का पैर पकड़ लिया और उससे अपने दादाजी को बचाने की विनती करने लगा। मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि एक अत्यंत प्रबुद्ध व्यक्ति भी मृत्यु को पलट नहीं सकता। ये यांग ने उसे ठंडेपन से देखा। अचानक उसे याद आया कि अनुकरण में बूढ़े गुरु शुहुआंग ने उसे अपने भरोसे छोड़ दिया था और बाद में उसे बाहर निकालकर उसे भगा दिया था, और उसे नहीं पता था कि उसका आगे का भाग्य जीवन है या मृत्यु। लेकिन ऐसा करने से उसे बचने की उम्मीद मिल सकती थी। उसका पीछा करने से वह हान परिवार के झगड़ों में फंस जाएगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। उसके बाद तुम बच पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं अपने दादाजी का बदला लेना चाहता हूँ। मैं अब सिर्फ जीवित रहने के लिए चूहे की तरह छिपना नहीं चाहता। मैं मजबूत बनना चाहता हूँ और जीवित रहना चाहता हूँ। अपने खोए हुए बुजुर्गों और साथी ग्रामीणों का बदला लेना चाहता हूँ। शू झेंगक्सू के कोमल चेहरे पर अब विनती के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे डर था कि ये यांग मना कर देगा। मेरे साथ आओ, मेरे साथ हान परिवार के पास आओ। मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम बुढ़ापे तक आराम से जीवन बिताओ और हान परिवार में तुम्हारे लिए एक पद की व्यवस्था कर सकता हूँ। इस समय हान याओयाओ आगे बढ़ी। उसके दादाजी की भी उसी की वजह से मृत्यु हुई थी और वह चाहती थी कि जू झेंगक्सू उसके पीछे चले ताकि उसका आत्मदोष कुछ कम हो सके। नहीं, मैं युवा गुरु के साथ रहना चाहती हूँ। मैं युवा गुरु को अपना गुरु बनाना चाहती हूँ और मुझे मार्शल आर्ट सिखाना चाहती हूँ। ये यांग ने आह भरी, उठो, मैं शिष्य नहीं लेता, लेकिन तुम कुछ समय के लिए मेरे पीछे आ सकते हो और इस दौरान मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। ये सुनकर जू झेंगक्सू के भाव बदल गए। फिर वह उत्साहित हो गया और तुरंत ये यांग को प्रणाम किया। शिष्य गुरु को नमस्कार। मैं जीवन भर गुरु का अनुसरण करूंगा और बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूं। ये यांग उस युवक को लगातार प्रणाम करते हुए देख रहा था, जो मन ही मन उसे आत्मरक्षा के कुछ गुर सिखाकर उसे छोड़ देने की योजना बना रहा था, ये सोचकर कि यह उसके दादाजी के झरने के पानी के कटोरे का बदला है। आखिरकार उसका पीछा करने से लगातार खतरा ही बढ़ता, उसे खुद भी बहुत सावधानी से रहना पड़ता। हान याओयाओ और बाई होन को बोझ की तरह रखना तो दूर की बात थी। चलो, ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हत्यारे के मुंह से मुझे पता चला कि हान परिवार की एक युवती ने लोगों को भेजा था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे परिवार में तुमसे सबसे ज्यादा दुश्मनी किसकी है? ये यांग ने जू झेंगक्सू को जमीन से उठाया और हान याओयाओ से पूछा। यह हान याओयाओ हिचकिचाए। उसने एक पल के लिए सोचा कि घर पर उसकी सभी बहनें उससे बहुत प्यार करती हैं, अक्सर उसे छोटे छोटे उपहार भेजती रहती हैं, और उसे उनसे कोई असंतोष नहीं हुआ था। ये कहा जा सकता था कि वे बहुत अच्छी तरह से रहते थे। हान याओयाओ के हाव भाव देखकर ये यांग ने पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उसे पहले से ही जवाब पता था। चारों फिर चल पड़े। दो नश्वर प्राणियों के साथ उनकी गति बहुत धीमी हो गई थी और उन्हें अक्सर उनके लिए भोजन और पानी ढूंढने के लिए रुकना पड़ता था। झेंगक्सू, ये यांग ने पुकारा। युवा स्वामी, मैं आ गया हूँ। क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? ये यांग को पुकारते हुए सुनकर जू झेंगक्सू का दिल खुशी से भर गया और वह जल्दी से पूछने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते भर चारों चुप रहे। बाई होंग एक भयंकर दिखने वाला बड़ा आदमी था, इसलिए उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, और हान याओयाओ बहुत सुंदर थी, जिसे वह अपने स्वामी की पत्नी मानता था, इसलिए उसने जानबूझकर उससे बात करने के लिए उसके पास नहीं गया। वह चुपचाप खाना पानी लेकर उसके पीछे पीछे चल सकता था। ये यांग ने अचानक उसका नाम पुकारा, जिससे वह बहुत खुश हुआ। इस पूरे समय ये यांग चुप था और वह मार्गदर्शन मांगना चाहता था, लेकिन चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहीं ऐसा न हो कि वह अपने गुरु को नाराज कर दे। तुम अपनी उम्र में साधना का स्वर्णिम काल गंवा चुके हो।
साधना बहुत कठिन होगी, इसलिए अब मैं तुम्हें आत्मरक्षा की एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। ये कहते हुए ये यांग ने हत्यारे की जेब से मिला चौंकाने वाला कांटा निकाला और जू झेंगक्सू की ओर फेंक दिया। उसे पाकर वह खुशी से झूम उठा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। गुरु, मुझे सिखाने के लिए धन्यवाद। झेंगक्सू इस जीवन में आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। वह इस साधना तकनीक की अनमोलता के बारे में बहुत स्पष्ट था। इस दुनिया में हर साधना तकनीक एक परिवार द्वारा बनाई गई थी, और जब तक कोई परिवार के मूल्यांकन में पास न हो जाए और परिवार का सदस्य न बन जाए, तब तक उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, अन्यथा साधना तकनीक प्राप्त करना बहुत कठिन था। शू झेंगक्सू की प्रतिक्रिया देखकर ये यांग ने उसे जल्दी से ऊपर खींच लिया, फिर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसके डेंटियन पर दबाया। इस जांच ने ये यांग को आश्चर्यचकित कर दिया। ये वास्तव में एक मध्यम श्रेणी की योग्यता है। भविष्य में तुम्हारा राज्य 6 क्रांतियों तक पहुंच सकता है और इस दुनिया में तुम्हारा एक स्थान होगा। ये यांग ने संतुष्टि से अपना हाथ वापस खींच लिया। 5 क्रांतियों के बाद कोई दास व्यापारियों के खतरे से बच सकता था। अच्छी किस्मत से कोई कुछ छोटे परिवारों द्वारा भर्ती भी किया जा सकता था और परिवार का मुखिया बन सकता था। ये कहा जा सकता है कि जब तक कोई लगन से साधना करने को तैयार है, वह भविष्य में निश्चित रूप से कुछ हासिल करेगा। ये यांग की प्रशंसा सुनकर झेंगक्सू को आशा दिखाई दी। उसने उस गुप्त तकनीक को अपनी जेब में रख लिया, उसे एक खजाने की तरह मानते हुए। फिर ये यांग ने धीरे से कहा, जहां तक तुम्हारे दादाजी के बदले की बात है, उसके बारे में मत सोचो। अगर तुम 30 साल और साधना करो तो भी तुम दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। मन की शांति के साथ साधना करो और घृणा को अपनी आंखों पर हावी मत होने दो। जीना ही सबसे बुद्धिमानी है। ये यांग की बातें सुनकर जू झेंगक्सू ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप हो गया। ये देखकर ये यांग ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। यात्रा बहुत नीरस थी। चारों पश्चिम की ओर हिरिंग शहर की ओर चल पड़े। जब रात हुई तो हान याओयाओ और जू झेंगक्सू नश्वर होने के कारण आराम की जरूरत महसूस कर रहे थे, इसलिए ये यांग ने रात बिताने के लिए एक प्राकृतिक गुफा ढूंढी। उन्होंने जू झेंगक्सू से अलाव जलाने के लिए कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने का इंतजाम किया और समूह उसके चारों ओर बैठ गया। ये यांग भी पालथी मारकर बैठ गया और बाईहोन के साथ द्विसाधना शुरू कर दी। जब भी हान याओयाओ ये यांग और हटे कट्टे बाईहोन को हाथों में हाथ डाले साधना करते देखती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता। ये दृश्य असहनीय था, देखने में भी असहनीय। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा गुरु को पुरुषों से लगाव हो? जू झेंगक्सू ने अलाव के पास दोनों को साधना करते देखकर सोचा। हालांकि हान याओयाओ ने रास्ते में कई बार ऐसा होते देखा था और वह पहले से ही इसकी आदी हो चुकी थी। हालांकि 2 बड़े आदमियों को दोहरी साधना करते देखना थोड़ा अटपटा लग रहा था, फिर भी उसने ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये यांग को उनके हैरान कर देने वाले भावों की परवाह नहीं थी। जिस चीज से उसे सबसे कम डर था वह थी उसकी प्रतिष्ठा। जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकता था, भले ही वह 10,000 साल तक बदनाम रहे, ये यांग को जरा भी परवाह नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है। वह बस अंत तक जीवित रहने की कोशिश करता रहा, भले ही सब उसका तिरस्कार करें। झेंगक्सू, बस वहां मत बैठो। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो। हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करो, उसे अपने शरीर में प्रवाहित करो ताकि उसका सच्चा सार बन सके और अपना युवान सागर खोल दो। फिर तुम साधना कर सकते हो। ये यांग ने आंखें बंद करके धीरे से कहा। अलाव के पास खड़े दोनों लोगों ने ये यांग की बातें सुनी और उनकी नकल करते हुए आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद हान याओयाओ ने भौहें चढ़ाईं और कहा, वरिष्ठ, मैं अपने आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आध्यात्मिक ऊर्जा सभी चीज़ों से पैदा होती है। अगर तुम्हारे हृदय में अशुद्धियाँ हैं तो उन्हें अनुभव करना मुश्किल है। केवल खुद को खाली करके और ध्यान भटकाने वाले विचारों से दूर रहकर ही तुम उन्हें अनुभव कर सकते हो। ये यांग की बातें सुनकर दोनों अचानक समझ गए, मानो उन्होंने अवधारणा को समझ लिया हो, और साधना शुरू करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। समय धीरे धीरे शांत हो गया। अलाव की लपटें धीरे धीरे धीमी होती गईं और अंततः बुझ गईं। ठंडी हवा उन पर बरस रही थी, लेकिन चारों पत्थर की मूर्तियों की तरह ठंड सहते हुए अविचलित लग रहे थे। उन दोनों के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के कण लिपटे हुए हैं। लगता है कि उनका युवान सागर खुलना अब दूर नहीं है। ये यांग के होंठ थोड़े मुड़े, उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। हान परिवार द्वारा अभी अभी एक हत्या का अनुभव करने के बाद मुझे आश्चर्य है कि अगली बार किस तरह का हत्यारा आएगा। मेरे लिए एक बार इसका अनुकरण करना बेहतर है। सावधानी ही सुरक्षित यात्रा है। ये सोचकर ये यांग ने सिम्युलेटर खोला। उसके पास अभी भी 90,000 चांदी के सिक्के बचे थे। अब चूंकि वह 5 चक्करों के अंतिम चरण में था, इसलिए प्रत्येक अनुकरण की कीमत 10,000 चांदी के सिक्के थी। अनुकरण की लागत बढ़ती जा रही थी, जिससे ये यांग का दिल दुख रहा था।
मुझे आश्चर्य है कि जब मैं 6 चक्करों तक पहुंचूंगा तो चांदी के सिक्के की कीमत क्या होगी। ये सोचकर ये यांग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने मन को स्थिर करते हुए ये यांग ने सिम्युलेटर खोला और सिम्युलेट करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में आपने हान परिवार के हत्यारे को मार डाला और 3 अन्य लोगों के साथ एक सुनसान गुफा में भाग गए। अगली सुबह हान परिवार ने आपको ढूंढने के लिए एक 6 क्रांतियों वाले मध्य अवस्था हत्यारे को भेजा। जल्द ही आपको खोज लिया गया। आपने तीनों के भागने का रास्ता रोका और हत्यारे से मुकाबला किया, लेकिन हत्यारे के पास स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा युद्ध अनुभव था। आपका कोई मुकाबला नहीं था और आप लगातार घायल होते रहे। अंततः आपको एहसास हुआ कि यह हत्यारा एक 5 क्रांतियों वाले मानव लोक के रूप में आपकी पहुंच से बाहर था। आपने तुरंत तीनों को छोड़कर भागने का फैसला किया। आपके युआन सागर को भी हत्यारे ने भेद दिया और आपकी सारी साधना नष्ट हो गई। तब से आपने गुमनामी में रहना चुना। 15 साल की उम्र में आपको दास व्यापारियों ने पकड़ लिया और एक जमींदार के घर बेच दिया। खेती करने के लिए आपको रोजाना कोड़े मारे जाते थे और आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। और एक बुरी खबर आई, बाइहोन को प्रथम राजकुमार ने खोज लिया और बंदी बना लिया। अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए उसने टाइल के एक टुकड़े से अपनी कलाई काट ली और जेल की कोठरी में अपनी जान दे दी। इससे आपके दिल में गहरा अफसोस हुआ। 16 साल की उम्र में आपने ये खबर सुनी कि हान याओयाओ ने हान परिवार के सभी बच्चों को खत्म करने की एक योजना बनाई थी। उसकी समझदारी से आपको बहुत राहत मिली। 17 साल की उम्र में आपने ये खबर सुनी कि हान याओयाओ को हान गुआंग द्वारा भेजे गए किसी व्यक्ति ने मार डाला और उसके शरीर को जंगल में फेंक दिया गया। आप ये सोचकर दुखी हुए बिना नहीं रह सके कि सिर्फ समझदारी ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता भी ज़रूरी है। एक रात आपने लोहे की जंजीरों को एक पत्थर से तोड़ दिया और सीमा पर एक निर्जन पहाड़ी इलाके में रहने के लिए भाग गए। 50 साल की उम्र में आप पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे और अपने जीवन के अंत के करीब थे। एक रात जू झेंगक्सू ने एक गुप्त तरीके से तुम्हें ढूंढ निकाला और हान गुआंग का सिर तुम्हारे बिस्तर के सामने पटक दिया और कहा, मालिक, मैंने तुम्हारा और मैडम का बदला ले लिया है। तुमने ये दृश्य देखा, आंसू बहाए और 50 साल की उम्र में मर गए। इस अनुकरण में वह आखिरकार 50 साल तक जीवित रहा, लेकिन उसका जीवन बहुत वीरान था। ये यांग अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। अनुकरण समाप्त हो गया है। आप निम्न में से एक रख सकते हैं। पहला, 14 वर्ष की आयु में आपका साधना क्षेत्र। दूसरा, 14 वर्ष की आयु में आपकी साधना तकनीक। तीसरा, 50 वर्ष की आयु में आपकी जीवन स्मृतियाँ। विकल्पों को देखकर ये यांग को पता चल गया कि उसका साधना क्षेत्र और तकनीक दोनों ही 14 वर्ष के बच्चे के स्तर के थे और आज वह 14 वर्ष का भी हो गया था। ये यांग ने तुरंत तीसरा विकल्प चुना, जीवन स्मृतियाँ। ये यांग के मन में एक वीरान स्मृति उभरी, यह उसके पूरे जीवन का अनुभव था। ये यांग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और हान याओयाओ और शू झेंगक्सू को देखा, जो अभी भी आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झेंगक्सू अंततः 6 क्रांतियों के शिखर तक साधना कर पाएगा, और उसने चौंकाने वाले कांटे की साधना 10वें स्तर तक भी की और एक अद्वितीय हत्यारा बन गया। उसने अंततः मेरा और हान याओयाओ का बदला भी ले लिया, ये यांग ने जू झेंगक्सू को प्रशंसा से देखते हुए कहा। इसके बाद ये यांग ने सभी को जगाया और उन्हें उनकी साधना से वास्तविकता में वापस खींच लिया। गुरु, क्या हुआ? मैं तो बस अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने ही वाला था, जू झेंगक्सू ने खुशी से कहा। बचपन से ही उसने साधकों को अकेले ही अपने आकार से कई गुना बड़े जानवरों को मारते देखा था और वह हमेशा से इसके लिए तरसता रहा था। अब जब वह इसे अनुभव कर सका तो वह बहुत खुश हुआ। चलो जल्दी चलते हैं, खतरा है, ये यांग ने सरलता से कहा और फिर सभी को वहां से ले गया। चलते चलते ये यांग ने अलाव को ढक दिया और अपनी उपस्थिति का कोई निशान न रहे इसके लिए ऊपर घास डाल दी। फिर वे अंधेरे में जल्दी जल्दी आगे बढ़े। बस धूप की एक बत्ती जलती रही और आसमान में धीरे धीरे भोर की एक किरण दिखाई दी। धरती पर चमकती सुबह की रोशनी बहुत खूबसूरत थी। सुबह की हवा ताजगी भरी और सुकून देने वाली थी, जो हान याओयाओ के बालों से होकर बह रही थी, जो हवा में नाच रहे थे। ये यांग के नथुनों में शरीर की एक हल्की सी गंध आई। उसने अपने बाल, जो हवा से उड़ गए थे, उठाए और पूछा, ये हान परिवार का हत्यारा है ना? उसने ये यांग की तरफ देखा और पूछा। ये यांग ने बिना कुछ कहे थोड़ा सिर हिला दिया। इस बार हत्यारा सिर्फ एक ही था, लेकिन वह उसकी क्षमता से बाहर था। ये यांग के गंभीर भाव देखकर हान याओयाओ भी समझ गई कि यह मुसीबत शायद ये यांग की क्षमता से बाहर है, इसलिए उसने सवाल पूछना बंद कर दिया और जल्दी करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये यांग और बाकी लोगों के जाने के ठीक 1 घंटे बाद एक बूढ़ा आदमी अचानक उस गुफा में प्रकट हुआ जहां ये यांग और बाकी लोगों ने रात बिताई थी। बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाकर गुफा की पत्थर की दीवार को चुटकी से पकड़ा, फिर उसे अपनी नाक के पास लाया और हल्के से सूंघा। धुएं की गंध आ रही है, लगता है उन्होंने यहीं रात बिताई।
उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए था। फिर उसने एक गोलाकार औजार निकाला और एक महिला के बालों की एक लट को डिस्क के बीच में रख दिया। अगर तुम दुनिया के कोने कोने में भी भाग जाओ तो भी यह बूढ़ा आदमी तुम्हें ढूंढ लेगा। देखते हैं अब तुम कैसे बचोगे, बूढ़े आदमी ने कहा। फिर उसने डिस्क पर थपथपाया जिससे यंत्र में असली सार समा गया। तुरंत डिस्क पर लगा सूचक पश्चिम की ओर इशारा कर गया। यह एक यंत्र था जिसे भाग्य डिस्क कहा जाता था, जो लक्ष्य के शरीर के ऊतकों का एक टुकड़ा होने पर ही दिशा बता सकता था। भाग्य चक्र से एक छोटा सा कील या त्वचा का एक कण भी आपकी स्थिति का सटीक पता लगा सकता था, जिससे ये हथियारों के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया। बूढ़े आदमी ने तुरंत एक कदम बढ़ाया और कई मीटर की दूरी तय की। वह क्षीण दिख रहा था, फिर भी उसमें लचीलापन और दृढ़ता की झलक थी। उसका स्वभाव उसके शरीर के विपरीत था। इस बार हान याओयाओ को मारकर मेरी युवती का एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा और भविष्य में ये बूढ़ा आदमी हायरिंग सिटी का एक बुजुर्ग बन जाएगा। हा। बूढ़े आदमी ने मन ही मन बुदबुदाया, इस खोज को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। हालांकि उसे पता चल गया था कि भेजे गए कुछ हत्यारे हान याओयाओ के बगल में एक रहस्यमय युवक के हाथों मारे गए थे। उनकी 5 क्रांतियों की शक्ति नगण्य थी और हान याओयाओ को मारना बस समय की बात थी। उसने पहले ये यांग और अन्य लोगों को उस गांव तक खोज निकाला था जहां वे रुके थे, और एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके उसने उस समय युद्ध का दृश्य देखा था। वह ये भी जानता था कि हान याओयाओ का एक रहस्यमय मददगार है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उस युवक को मारना उसके लिए आसान काम था। हान परिवार द्वारा बचपन से ही प्रशिक्षित एक हत्यारे के रूप में वह युद्ध में अत्यधिक अनुभवी था और खुद पर बहुत भरोसा रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोपहर हो गई और आसमान में चिलचिलाती धूप की वजह से उन दोनों को पसीना आ गया। गुरुजी, मैं अब और नहीं चल सकता, जेंगक्सू ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक दिन से कुछ न खाने और लगातार भाग दौड़ करने से वह कुछ थक गया था। ये यांग रुकी और देखा कि हान याओयाओ भी उसी हालत में थी। हालांकि हान याओयाओ ने दांत पीस लिए और बिना कुछ कहे डटी रही, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वह किसी भी पल गिर सकती है। तभी ये यांग ने अचानक देखा कि हान याओयाओ बेकाबू होकर कांप रही है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। ये यांग का दिल तुरंत बैठ गया। ठीक नहीं है, उसे बुखार है, ये यांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हान याओयाओ को हीट स्ट्रोक, जिसे सनस्ट्रोक भी कहते हैं, हुआ था। अगर तुरंत इलाज न किया गया तो ये जानलेवा हो सकता था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। बाई हून भी स्थिति की गंभीरता को समझ गया और उसने ठंडक पाने के लिए इधर उधर देखा। नश्वर शरीर बहुत नाजुक होते हैं, वे वह सहन नहीं कर सकते जो वह एक साधक कर सकता था। ये यांग आगे बढ़ा, हान याओयाओ को उठाया और फिर एक जंगल ढूंढा जहां एक छोटी सी धारा थी। मैं आगे चलता हूं, तुम दोनों मेरे पीछे आओ, ये यांग ने कहा। फिर एक कदम आगे बढ़ा, वन स्टेप अवे का इस्तेमाल करते हुए जंगल में पहुंचा और हान याओयाओ को लिटाने के लिए एक छायादार जगह ढूंढी। माफ करना, ये यांग ने कहा, और हान याओयाओ की अनुमति का इंतजार किए बिना उसने उसके कपड़ों के बटन खोल दिए। फिर उसके कपड़ों को धारा के पानी में भिगोया और उसके शरीर को पोंछा। इस समय हान याओयाओ की त्वचा मटन की चर्बी की तरह सफ़ेद थी, ये यांग के सामने नंगी। लेकिन ये यांग के पास भटकते विचारों के लिए समय नहीं था। उसके शरीर को झरने के पानी से पोंछने के बाद उसने उसे पंखा झलने के लिए एक केले का पत्ता ढूंढा और उसे थोड़ा सा झरने का पानी पिलाया। धूप की एक बत्ती जली और हान याओयाओ का रंग आखिरकार निखर आया। अपने कपड़े पहनने के बाद वह अपने पीछे एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गई और हाँफते हुए बोली, शुक्रिया नाइट सीनियर। यह हत्यारा बहुत खतरनाक होगा। वह मेरे लिए यहाँ है। सीनियर, कृपया इन्हें लेकर जल्दी से चले जाए, कहीं मेरी वजह से आपकी जान न चली जाए। हान याओयाओ की बातें सुनकर ये यांग की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मैंने कहा था कि मैं हायरिंग सिटी तक आपकी रक्षा करूंगा और मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसके अलावा मैं पहले ही आपके हान परिवार के आंतरिक कलह में फंस चुका हूं और कर्म पहले ही बन चुका है। खुद को निकालने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसी समय बाई होंग और जेंगक्सू भी आ गए। मास्टर, मालकिन कैसी हैं? जू जेंगक्सू ने पुकारा। उसके इतना कहते ही बाई होंग ने उसके सिर पर मुक्का मार दिया। क्या मालकिन? मैं हूं, बाई होंग ने अनजाने में ही कह दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ। सब लोग उसे अचंभित होकर देखते रहे और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह और ये यांग यिन यांग द्वि साधना का अभ्यास करते थे, जो मूल रूप से उनके बाई परिवार की ताओवादी युगल साधना पद्धति थी। वह लंबे समय से ये यांग को अपना मानती थी, लेकिन इस समय अनजाने में यह बात कहने से उसका चेहरा लाल हो गया। गुरुजी, तो आपको आस्तीन काटने का शौक है और आप पुरुषों और महिलाओं दोनों में रुचि रखते हैं? जू जेंगक्सू ने आश्चर्य से कहा, जबकि मन ही मन अपने गुरु के कौशल पर अचंभा कर रहा था। ये यांग ने बाई होंग की ओर देखा, जो एक हटे कट्टे आदमी में बदल गया था और उसके चेहरे पर उलझन थी।
ये यांग की निगाहें महसूस करते हुए बाइहोंग ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, तुमने गलत सुना। मैंने कहा था, क्या मालकिन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा चेहरा इतना लाल है, मुझे लगता है कि तुम जरूर मालकिन से जल रहे हो, जेंगक्सू ने अजीब लहजे में कहा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, बाइहोंग ने आगे बढ़ते हुए कहा। रुको, तुम सब बहस मत करो। ये यांग भौहें चढ़ाकर गरजा। इस नाजुक समय में उसके पास उनसे उलझने का समय नहीं था। एक बार वह 6 क्रांतियों का हत्यारा आ गया तो यहाँ सब अपनी जान गंवा देंगे। मुझे एक अगरबत्ती का समय दो और तुम सब चुप रहो, ये यांग ने कहा, फिर पालथी मारकर बैठ गया। 6 क्रांतियों में सफलता का नाटक करने की तैयारी में। अब चूंकि हान याओयाओ लू से पीड़ित था और अर्धचेतन अवस्था में था, इसलिए यात्रा करना वाकई असुविधाजनक था। वे उस हत्यारे का केवल सीधे सामना ही कर सकते थे। सौभाग्य से ये यांग ने लाइफ सिम्युलेटर में उससे कई बार मुकाबला किया था और उसे उसके आक्रमण के तरीकों की अच्छी समझ थी। ये यांग ने तुरंत सिम्युलेटर खोला और सिमुलेट करना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में आपने 3 लोगों को भागने में मदद की, लेकिन हान याओयाओ लू लगने से बेहोश हो गए और चल नहीं पा रहे थे, इसलिए आपने रुक गए। आपने तुरंत हान याओयाओ को छोड़ दिया और बाइहोंग के साथ भाग निकले। 15 साल की उम्र में आप और बाइहोंग एक छोटे से परिवार में आ गए और उनके बुजुर्गों की तरह एकांत में रहने लगे। 16 साल की उम्र में बाइहोंग और आपके बीच निरंतर द्वैध साधना के माध्यम से आप एक बाधा पर पहुंच गए। 17 साल की उम्र में आपने अंततः बाधा को पार किया और 6 क्रांतियों के क्षेत्र में प्रवेश किया। अचानक एक दिन प्रथम राजकुमार को बाइहोंग का पता चल गया और उन्होंने आपके पूरे छोटे परिवार का वध करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा और बाइहोंग को पकड़ लिया गया और अंततः अपनी बेगुनाही बचाने के लिए जेल में आत्महत्या कर ली। 28 साल की उम्र में हान याओयाओ ने तुम्हें ढूंढ निकाला और तुम्हारे दिल में तलवार भोंक दी और सवाल करने लगी कि तुमने उसे उस समय क्यों छोड़ दिया था। उसके मुंह से तुम्हें पता चला कि पकड़े जाने के बाद उसने नगर प्रभु पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना छोड़ दिया, हायरिंग सिटी से भागने का मौका लिया और सावधानी से जीवन जीने और लगन से साधना करने लगी, और यह सब सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। हान याओयाओ ने इसके लिए तुम्हें मार डाला, उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और तुम्हारे साथ ही मर गई। इस तरह तुम 28 साल की उम्र में मर गए। सिमुलेशन खत्म होने के बाद जागने पर ये यांग ने सबसे पहले हान याओयाओ को देखा। उसकी निगाहें आश्चर्य से भरी हुई थीं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये यांग ने इस सवाल पर और ज्यादा विचार नहीं किया। सिमुलेशन खत्म हो गया है, तुम निम्नलिखित में से किसी एक चीज को अपने पास रख सकते हो। 1. 17 साल की उम्र में लोग। 2. 17 साल की उम्र में साधना तकनीक। तीसरी, 28 साल की उम्र में जीवन की यादें। मैं एक चुनता हूँ। तुरंत ये यांग का शरीर अचानक बदल गया, उसका युवान सागर मंथन हुआ, उसका असली सार सघन हो गया और उसकी शक्ति फिर से बहुत बढ़ गई। ये यांग के बदलाव को महसूस करते हुए बाइहोंग चौंक गया। जैसा कि एक पुनर्जन्म लेने वाले शक्तिशाली व्यक्ति से अपेक्षित था, उसका राज्य 6 क्रांतियों में उतनी ही देर में पहुंच गया जितना एक अगरबत्ती जलने में लगता है। बाइहोंग को यह नहीं पता था कि ये यांग कोई पुनर्जन्म लेने वाला शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, उसके पास बस जीवन सिम्युलेटर था। आने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक है, तुम तीनों पहले छिप जाओ, ये यांग ने बिना सिर घुमाए कहा। हालांकि वह 6 क्रांतियों में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसे प्रतिद्वंद्वी को मारने का पूरा भरोसा नहीं था। राज्य जितना ऊंचा होगा, अंतर उतना ही बड़ा होगा। एक छोटा सा राज्य भी ताकत के अंतर को बहुत बढ़ा सकता है। हालांकि आने वाला व्यक्ति 6 क्रांतियों का मध्य चरण था, वह एक अनुभवी हत्यारा था और उसकी युद्ध क्षमता ये यांग से जरा भी कम नहीं थी। ऐसे व्यक्ति से लड़ते हुए जीवन और मृत्यु का फैसला पल भर में हो जाता है। ये यांग ने भी मन ही मन ठान लिया था कि अगर वह नहीं जीत पाया तो भाग जाएगा, क्योंकि तीनों का भाग्य उनके हाथ में होगा। बिल्कुल सही, ये यांग इतना ही नीच और तुच्छ था। हालांकि वह खुद ईमानदारी का पालन करता था, लेकिन वह केवल इस शर्त पर उन तथाकथित नैतिकताओं और ईमानदारी की बात करता था कि इससे उसके अपने हितों और जीवन को कोई नुकसान न पहुंचे। तीनों दूर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर देखते रहे, जबकि ये यांग वहीं बैठा आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। वह उस बूढ़े हत्यारे के साथ पहले हुए नकली युद्धों को बार बार अपने मन में याद कर रहा था। युद्ध के अनुभव उसके मन में एक एक करके कौंध रहे थे। बूढ़े हत्यारे की लगभग सभी चालें घातक थीं और एक भी लापरवाही किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर छुरा घोंपने और खून बहने से वहीं मर जाने का कारण बन सकती थी। सौतेली माँ, गुरु वहां निश्चल क्यों बैठे हैं? झेंगिक्सू ने ये यांग की ओर देखते हुए अपना सिर झुकाते हुए पूछा। अगले ही पल बाइहोंग ने उसे घूंसा मारा और जमीन पर गिरा दिया। बकवास मत करो, बाइहोंग ने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हान याओयाओ की बात करें तो अब उसकी हालत काफी बेहतर थी। वह पेड़ पर लेटी हुई थी, उसकी नजरें ये यांग पर टिकी थीं। शाशु के मरने के बाद ये यांग ही मेरी रक्षा करता रहा। हान याओयाओ की खूबसूरत आंखों में एक अलग ही चमक थी।
जब शाशु जिंदा थी तो उसकी सुरक्षा और जिंदगी शाशु के हाथों में थी, लेकिन वह एहसास पिता के प्यार जैसा था। अब उसके सामने ये नाजुक सा दिखने वाला युवक उसे सुरक्षा का एक बहुत ही सुकून भरा एहसास दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब तक ये यांग वहाँ है, उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे उसके विचार गहरे होते गए, हान याओयाओ को याद आया कि ये यांग उसे बचाने के लिए सोल नदी में कूद गया था और उसे होश में लाने के लिए उसे कृत्रिम सांस दी थी। और कुछ समय पहले उसने उसे ठंडा करने और लू से जगाने में मदद करने के लिए उसके कपड़े उतार दिए थे। उस शर्मीले दृश्य को याद करते हुए हान याओयाओ के गाल हल्के से लाल हो गए। वह तुरंत किसी खरगोश के बिल में छिपने के लिए जगह ढूंढना चाहती थी। ये बातें याद करते हुए हान याओयाओ को एक ऐसा एहसास हुआ जो उसने बचपन से कभी महसूस नहीं किया था। ये बहुत अजीब था, फिर भी वह इसे ठीक से समझा नहीं पा रही थी। जैसे ही तीनों देख रहे थे, एक आकृति कौंधी, एक खतरनाक आभा चारों के रोम छिद्रों में फैल गई और ये यांग के दिल में भी एक झटका सा लगा। इस एहसास ने ये यांग को एहसास दिलाया कि उसके सामने खड़े दुबले पतले बूढ़े आदमी के हाथों में अनगिनत जाने हैं, वरना वह कभी इतनी भयानक आभा नहीं बिखेर पाता। मैं जिउडुआन हूँ, हान परिवार का हत्यारा। मुझे लगता है कि तुम मेरे आने का मकसद समझ गए होगे। हान याओयाओ को सौंप दो और मैं तुम्हारी मौत को और आरामदायक बना दूंगा। उसने हाथ बढ़ाते हुए और धीरे से उसकी सांसों को सहलाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। हालांकि सबके लिए यह मुस्कान डरावनी हो गई। अरे नहीं, ये जिउडुआन है। हान याओयाओ ने ये यांग की ओर देखा। उसके दिल में एक बुरी भावना उठ रही थी। जिउडुआन हान परिवार में बहुत प्रसिद्ध था। वह उसकी बड़ी बहन हान बिंगबिंग के अधीन था, जो उसकी शाशु जैसी ही हैसियत रखती थी और अपनी बड़ी बहन का अनुसरण करती थी। वह उसकी बड़ी बहन के लिए काम करता था और जिउडुआन निर्णायक रूप से काम करता था, बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। उसकी बड़ी बहन उसे जो भी काम देती थी वह लगभग हमेशा सफाई से पूरा होता था। वह एक खतरनाक इंसान था। अपनी मध्यम स्तरीय योग्यता के कारण वह एक प्रसिद्ध हत्यारा बन गया, जिससे उसे मार्शल जगत में 9 स्टेप्स किंग की उपाधि मिली। अगर नाइट सीनियर का कोई मुकाबला नहीं है तो मैं भागकर अपनी जान नाइट सीनियर के लिए दे दूंगी। हान याओयाओ ने अपना फैसला लेते हुए अपने होंठ काटे। तुम अपने बारे में इतना अच्छा सोचते हो? ये यांग अपने ध्यान से उठा, जिउडुआन को आधी मुस्कान के साथ देखते हुए। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें नीचे भेजूंगा और फिर तुम्हारे साथ ही तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेंगे। जिउडुआन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा और उसकी आस्तीन से एक तितली चाकू तुरंत निकल आया। इस अनुकरण में ये यांग इस तितली चाकू से जख्मों से भरा हुआ था, जो एक बहुत ही कष्टदायक रहस्यमय हथियार था। चाकू एक बार ये यांग के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद अचानक ये यू की गर्दन की ओर उड़ गया, इतनी तेजी से कि उससे बचना मुश्किल था। लेकिन ये यांग ने पहले ही एक उपाय सोच लिया था। पीछे से तितली चाकू के वार को अनदेखा करते हुए उसने अपना आत्मा शिशु भाला निकाला और जिउडुआन के चेहरे पर वार कर दिया। जिउडुआन ये यांग की हरकत से हैरान लग रहा था। आमतौर पर कोई पहले अपने पीछे पड़े तितली चाकू को चकमा देता है, जिससे वह एक और कदम बढ़ाकर ये यांग के महत्वपूर्ण बिंदु पर वार कर सकता है। हालांकि ये यांग की हरकत उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। ये यांग तेजी से उसके सामने दौड़ा, अपना सिर झुकाया और अपना भाला सीधे जिउडुआन की जांघ पर तान दिया। जैसे ही वह झुका, तितली चाकू सीधे उसके चेहरे की ओर उड़ गया और उसकी जांघ पल भर में ये यांग के भाले से कटने ही वाली थी। जिउडुआन तुरंत दो तरफा हमले में फंस गया, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए वह ये यांग के वार से बचने के लिए तेजी से पलट गया। लेकिन उड़ते हुए तितली चाकू से उसका कान भी कट गया। जमीन पर कटा हुआ कान देखकर जिउडुआन बेहद हैरान रह गया। एक कान कटा होने के बावजूद उसने अपनी पतली आंखें ऊपर उठाई मानो उसे जरा भी दर्द न हो, और ये यांग को नाप रहा था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम कौन हो और किस संप्रदाय से हो? जिउडुआन बहुत सावधान था। ये यांग जैसी कुशलता वाला कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और किसी प्रसिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के बिना इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देना मुश्किल होता। ये यांग को मारने से पहले उसे उसके पीछे की शक्ति का पता लगाना था, ताकि उसके गुरु हान बिंगबिंग पर कोई बड़ी विपत्ति न आए। इतना क्यों बोल रहे हो, मरने वाले? ये लो, ये यांग ने धीरे से दहाड़ते हुए कहा। उसका लंबा भाला तीखे भाले के इरादे से भरा हुआ जिउडुआन की ओर बढ़ रहा था। भाला इरादा, तुम कहते हो? क्या ये हो सकता है कि तुम लाल भाला संप्रदाय के अनुयायी हो? जिउडुआन चौंक गया। वह एक कदम पीछे हटा और हाथ हिलाने से उसका तितली चाकू तुरंत बाहर निकल आया, जिससे ये यांग को पीछे हटना पड़ा। अगर वह व्यक्ति लाल भाला संप्रदाय से था तो वह अपने सामने खड़े युवक को कुछ नहीं कर सकता था। वह एक ऐसा संप्रदाय था जिसे हायरिंग सिटी भी भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मन में यह अनुमान लगाकर ये यांग के प्रति उसकी हरकतें धीमी हो गईं। थोड़ी सावधानी के साथ उसे डर था कि कहीं वह ये यांग की जान न ले ले। मैं इस समय हान परिवार के आंतरिक मामलों को संभाल रहा हूँ। कृपया हायरिंग सिटी के घरेलू मामलों में दखल न दें, और इसके अलावा क्या आपका लाल भाला संप्रदाय हमेशा सांसारिक मामलों में दखल देने से परहेज नहीं करता?
अगर आपके स्वामी को पता चल गया तो आपको संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। शाशु ने ये यांग के प्रति अपनी हत्या की मंशा पहले ही खो दी थी और वह लाल भाला संप्रदाय के नियमों से ये यांग को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये यांग को भी यह बात समझ आ गई थी। जिउडुआन के हाव भाव से वह लाल भाला संप्रदाय से बहुत सावधान था। ये देखकर ये यांग का हृदय तुरंत खुशी से भर गया। बूढ़े, मैं अपने गुरु के आदेश से मिस हान याओयाओ की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। कई साल पहले मेरे गुरु ने उन पर एक एहसान किया था और अब उन्होंने मुझे उसे चुकाने के लिए भेजा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद ये यांग ने अपना आत्मा शिशु भाला निकाला, जिससे मूल भाला लौटाने की तकनीक सक्रिय हो गई, जिससे जिउडुआन का शरीर तुरंत गतिहीन हो गया। फिर उसने उसके हृदय पर निशाना साधा और जोर से वार किया। हालांकि जिउडुआन छठे चक्र के मध्य में उनकी साधना में आए अंतर का फायदा उठाकर गतिहीनता से तुरंत मुक्त हो गया। उसने अपना शरीर हिलाया और आत्मा शिशु भाला उसके पेट में घुस गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु बाल छूट गया। ये बहुत करीब था, जैसा कि एक लाल भाला संप्रदाय के शिष्य से अपेक्षित है। चूंकि तुम इतने असहयोगी हो, मैं तुम्हें बेहोश कर सकता हूं और हान याओयाओ को अपने साथ ले जा सकता हूं। ये यांग इन शब्दों पर मुस्कुराया क्योंकि उसे पहले से ही परिणाम का अंदाजा था। जिउडुआन अब घायल हो चुका था और उसका प्रतिद्वंदी नहीं रहा। इसके अलावा ये यांग की जान को नुकसान पहुंचाने की उसकी आशंका ने उसे झिझकाया, जिससे जिउडुआन की मौत एक निश्चित निष्कर्ष बन गई। वास्तव में बाद की लड़ाई में जिउडुआन के हमले धीमे हो गए, जिससे उसकी सारी कमजोरियां उजागर हो गईं। एक ओर वह गंभीर रूप से घायल था, दूसरी ओर उसने ये यांग को लाल भाला संप्रदाय का अनुयायी समझ लिया था। अनुकरण में उसने जो घातक मारक चालें देखी थीं, वे सुस्त हो गईं। हर बार ये यांग ने आसानी से उनका प्रतिकार किया और भाले का हर वार उसके शरीर पर लगा। कुछ सांसों के बाद जिउडुआन पहले से ही लड़ाई में टिक न पाने के लक्षण दिखा रहा था। उसका दुबला पतला शरीर घावों से भरा हुआ था। फिर भी शाशु को अपनी जान की जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि जैसा कि उसने समझा था, भले ही ये यांग को उसके गुरु ने हान याओयाओ की रक्षा के लिए किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए भेजा हो, लाल भाला संप्रदाय केवल हान याओयाओ का साथ देगा और उसे नहीं मारेगा। क्योंकि एक बार उसकी हत्या हो जाती तो लाल भाला संप्रदाय और हायरिंग सिटी के बीच संघर्ष छिड़ जाता, ऐसी स्थिति जिसे कोई भी पक्ष नहीं देखना चाहता था। हालांकि लाल भाला संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन उसे सांसारिक मामलों में दखल देना पसंद नहीं था। इसलिए उसे विश्वास था कि ये यांग उसकी जान नहीं लेगा और साथ ही वह ये यांग को मार भी नहीं सकता था। चूंकि लाल भाला संप्रदाय हान याओयाओ की रक्षा के लिए दृढ़ है, इसलिए मैं तुम्हें एक एहसान देता हूं और जब तक तुम्हारा अनुरक्षण अभियान पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अलविदा। जिउडुआन ने भागने की तैयारी करते हुए कहा। उसका खुद बहुत खून बह चुका था और उसके शरीर में लंबे समय से अस्थिरता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। इसके विपरीत ये यांग पूरी तरह से सुरक्षित था और उसकी लड़ने की भावना और भी मजबूत होती जा रही थी, जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह था। इसके अलावा उसके हाथ में लंबा भाला एक रहस्यमयी हथियार लग रहा था। हर बार जब वह उसे छेदता तो ऐसे घाव बनाता जो भरना मुश्किल होता और बहुत खून बहता। जिउडुआन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि ये यांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जिउडुआन की पीठ में एक भाला भोंक दिया और चिल्लाया, बूढ़े साथी, छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। ये देखकर जिउडुआन बहुत घबरा गया। क्या तुम्हें ऐसा करके हायरिंग सिटी और लाल भाला संप्रदाय के बीच संघर्ष छिड़ने का डर नहीं है? सच कहूं तो मैं तो बस एक दुष्ट साधक हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये यांग ने अपनी पीठ में धंसे हुए आत्मा शिशु भाले को जोर से ऊपर की ओर खींचा। भाले का सिरा उसकी पीठ के बीच से उसके कंधे के आर पार निकल गया और तुरंत जिउडुआन का एक हाथ जमीन पर गिर गया, जबकि उसका आधा कंधा अभी भी मांस से जुड़ा हुआ था। क्या? ये यांग के शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कुछ बोल पाता इससे पहले ही ये यांग ने अपना भाला फिर से उसके सिर के पिछले हिस्से में घुसा दिया, जो उसके मुंह से बाहर आ गया। जिउडुआन वहीं मर गया। क्या इसे ही साधकों के बीच लड़ाई कहते हैं? जू झेंगक्सू स्तब्ध होकर देख रहा था। उसका दिल भावनाओं से भर गया था और उसने मन ही मन अपने गुरु की तरह गुरु बनने की कसम खाई। हान याओयाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन राहत की सांस ली। उसने दूर ये यांग की ओर देखा। उसकी आंखें कुछ उलझी हुई थीं। एक ओर वह ये यांग की ताकत देखकर दंग रह गई। उसके पूरे शरीर में सुरक्षा का भाव छा गया। दूसरी ओर वह ये यांग की निर्णायक और निर्मम हत्या से चौंक गई। हान याओयाओ की निगाहें महसूस करते ही बाई खून की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। ठीक है, चलो। ये यांग ने अपने आत्मा शिशु भले को अपने क्यानकुन बैग में रखते हुए खुद को व्यवस्थित किया। फिर उसने तितली चाकू उठाया और हान याओयाओ की ओर फेंक दिया। ये तुम्हारे हान परिवार की वस्तु है, मैं इसे अभी तुम्हें लौटा रहा हूं। ये यांग ने तितली चाकू उसकी ओर फेंकते हुए कहा। हान याओयाओ कांप उठी।
जल्दी से अपनी पतली उंगलियां उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाईं और नीचे देखने पर उसे तितली चाकू असाधारण रूप से सुंदर लगा। उसकी असाधारणता उसके रूप से स्पष्ट थी। शायद ये तितली चाकू जिउडुआन ने एक हत्या अभियान के दौरान प्राप्त किया होगा। इस पर कितना खून और कितनी जानें लगी होंगी। हान याओयाओ तितली चाकू को देखते ही गहरी सोच में डूब गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तितली चाकू एक दिन उसका जन्मसिद्ध हथियार बन जाएगा। संकट सुलझने के बाद ये यांग ने भी राहत की सांस ली। चलो चलें, ये यांग ने हान याओयाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। हालांकि हान याओयाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। ये यांग की नज़रों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये यांग समझ नहीं पा रही थी कि अनुकरण में यह महिला सिर्फ उसे मारने के लिए इतनी कठिनाई क्यों सह रही है और लगन से साधना क्यों कर रही है। भले ही उसने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन उसे इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये यांग ने इस समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने उसका अभिवादन किया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस युद्ध के बाद ये यांग को एक घातक समस्या का पता चला। इस क्षमता के विशेषज्ञों के बीच युद्धों में परिणाम लगभग हमेशा इस बात से तय होता था कि पहली गलती किसने की, और गति ही कुंजी थी। उसकी अत्यंत आसान गतिविधि अब केवल दूसरे स्तर पर थी और छठे स्तर के हत्यारे की गति भी उसकी अपनी गति से ज्यादा लगती थी, जिससे ये यांग को इस साधना तकनीक का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। युद्ध शक्ति बढ़ाने में गति भी एक प्रमुख कारक थी। उसका मन सतर्क था और उसने जल्दी ही अपनी कमियों को पहचान लिया। हर चीज में ये यांग बाहरी कारणों से पहले अपने कारकों पर विचार करता था, तभी वह अपनी कमजोरियों को पहचान पाता और उन्हें दूर कर पाता, जिससे दुश्मनों के लिए कोई खामी न रह जाए। ये यांग ने हान याओयाओ द्वारा दिए गए इनाम का उपयोग रिटर्निंग ओरिजिन को पूरी तरह से समझने के लिए करने की योजना बनाई, ताकि उसे हायरिंग सिटी तक ले जाया जा सके और फिर रिटर्निंग टू 1 का उपयोग करके एक्सट्रीमली इजी स्पीड मेथड को एक में मिलाया जा सके, जिससे साधना तकनीक की शक्ति बढ़ सके। दान परिवार की साधना तकनीक एक की ओर वापसी को याद करते हुए जो उसने प्राप्त की थी, ये यांग के मन में संदेह की एक झलक महसूस हुई। एक की ओर वापसी केवल साधना तकनीकों को एक साथ मिलाने और उनकी शक्ति बढ़ाने में ही सक्षम क्यों लगती है, इसके अलावा और कोई प्रभाव नहीं। ये यांग की आंखें सिकुड़ गईं और वह विचारों में डूबा हुआ सिर झुकाए चल पड़ा। अगर यह केवल एक सहायक साधना तकनीक है तो यह दिव्य स्तर की क्यों है, और दान परिवार के कुलपिता दान मिंगुओ ने इसके कारण अपनी जान क्यों गंवाए। उसे लगा कि एक की ओर वापसी निश्चित रूप से केवल साधना तकनीकों को एक साथ मिलाने जितना सरल नहीं है। इसका असली उद्देश्य उसे अभी तक पता नहीं चला था। उसने बाई होन की ओर एक नज़र डाली, ये जानते हुए कि अगर वह उससे पूछेगा तो वह उसे जवाब दे सकती है, लेकिन इससे उसकी पोल आसानी से खुल जाएगी। अगर दान परिवार की पैतृक साधना तकनीक के उसके हाथों में पड़ने की खबर लीक हो जाती तो शांग देश निश्चित रूप से दुनिया भर में उसका पीछा करता। उनके शांग परिवार के पास ऐसा करने की पूरी ताकत थी। इसके अलावा दान परिवार शाही दरबार के प्रभाव में था और राजवंश की आर्थिक जीवन रेखा था। जब भी शांग देश को कोई समस्या आती, शाही दरबार जरूर हस्तक्षेप करता। ये सोचकर ये यांग की भौहें अनजाने में चुवान के अक्षर में सिकुड़ गईं। लगता है मैं इस साधना तकनीक की असली क्षमताओं को धीरे धीरे ही खोज पाऊंगा। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। कभी चमकती धूप अब गायब हो गई थी और आसमान अचानक उदास हो गया, मानो पहाड़ की बारिश आने वाली हो। ये यांग तीनों को एक घाटी में ले गया और हाथ बढ़ाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। तुम्हें क्या हुआ है? लगता है तुम्हारे मन में इतनी दूर तक कोई भारी बोझ था। बाई होंग, जो पूरे समय ये यांग को देख रहा था, उनके रुकने पर पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आगे खतरा है, ये यांग ने कहा। उसकी नज़र सामने एक घाटी पर टिकी थी। घाटी चट्टानों से घिरी हुई थी और आगे जाने का एकमात्र रास्ता घाटी से होकर ही था। घाटी बंजर और वीरान लग रही थी। घास का एक तिनका भी नहीं था और हवा के हर झोंके के साथ पीली रेत आसमान में घूमती रहती थी। वहां एक 7वीं श्रेणी का लोमड़ी दानव प्रकट हुआ था और सफलतापूर्वक मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। अनुकरण के दौरान यहां से गुजरने से उन्हें बहुत परेशानी हुई थी और जू झेंगक्सू ने वहां लगभग अपनी जान गंवा दी थी। ये लोमड़ी दानव मूल रूप से एक साधारण जानवर था। एक दिन संयोग से यह इस गुफा में आया और उसे एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ मिला जो मृत्युपर्यंत ध्यान में बैठा था। इसने संयोग से उसकी मूल शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे समय से पहले ही इसकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई। मूल शक्ति केवल संत लोक में ही उत्पन्न होती है। मूल शक्ति का एक कण भी 9 क्रांतियों वाले मानव लोक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। ये कहा जा सकता है कि संत लोक से नीचे कोई विरोधी नहीं है। इसके अलावा उसे मृत विशेषज्ञ के पास साधना तकनीकों का एक समूह भी मिला। इसे आत्मसात करने और साधना करने के बाद वह 7वीं श्रेणी की लोमड़ी दानव बन गई। उसका भोजन मनुष्यों के सार रक्त को अवशोषित करना और उसे सच्चे सार में परिवर्तित करना था। अपनी मोहक राक्षसी कलाओं पर भरोसा करते हुए लोमड़ी दानव 1000 वर्षों तक कभी असफल नहीं हुआ।
जब तक वह नर था, घाटी से गुजरता हुआ एक कुत्ता भी अपनी पूंछ हिलाते हुए उससे मंत्रमुग्ध हो जाता। अनुकरण में वह स्वयं उसके द्वारा सफलतापूर्वक मोहित हो गया था। अगर बाई होंग ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये यांग और जू जेंगक्सू दोनों वहीं नष्ट हो जाते। लोमड़ी दानव को सार रक्त को अवशोषित करने में केवल 1 सेकंड लगा। अनुकरण में यही वह 1 सेकंड था जब बाई होंग ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। 1 सेकंड और रुकते तो वे सूखी लाशें बन जाते। ये यांग इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सिमुलेशन में तो वह बस 1 सेकंड में बच गया था, लेकिन इस बार क्या? कौन यकीन कर सकता था कि बाई होंग सिमुलेशन जैसा ही होगा और आखिरी सेकंड में उसे बचा लेगा। भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने के बाद से ये यांग ने इतिहास की दिशा बदल ही दी थी। एक छोटी सी सांस तितली प्रभाव पैदा कर सकती थी, जिससे होने वाली घटनाएं बदल सकती थीं। इसलिए ये यांग इस बार कोई उपाय ढूंढने के लिए रुक गया और घाटी में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। इसी समय घाटी के ऊपर एक गुफा में एक दुबली पतली स्त्री प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। वह पूरी तरह से नग्न थी, नीचे देख रही थी और अपने होंठ चाट रही थी। वह लोमड़ी दानव थी। उसका कोई नाम नहीं था, बस इतना जानती थी कि इंसानों को आकर्षक चीजें पसंद होती हैं। उसने मानव स्त्रियों से अपना रूप बदलना सीखा और अंततः वह सुंदरता और आकृति पाई जो सभी पुरुषों को पसंद थी। इसके लिए उसने विशेष रूप से मानव भाषा और मोहक शब्द और क्रियाएं भी सीखीं। उसकी नज़र में ये प्रलोभन नहीं बल्कि शिकार का एक तरीका था। जैसे कोई शिकारी जाल में मांस का टुकड़ा डालता है, वैसे ही यह सब शिकार को फंसाने के लिए था। ये यांग की नज़र में वह कोई बेहद खूबसूरत महिला नहीं बल्कि एक शिकारी थी। निस्संदेह लोमड़ी दानव पहले ही पुरुषों के दिलों पर कब्जा करने में माहिर हो चुकी थी। उसकी कोई भावनाएं या संवेदनाएं नहीं थीं, बस यही वह सबसे कारगर शिकार का तरीका समझती थी। बिना दृढ़ इच्छाशक्ति के उसकी मोहक कलाओं से बचना मुश्किल था। इसके अलावा उसके शरीर से एक अनोखी सुगंध निकलती थी, जिसे सूंघने पर आंतरिक इच्छाएं भड़क उठती थीं और मतिभ्रम भी हो सकता था। इस अवस्था में जू जेंगक्सू खुद को खो बैठा। अगर ये यांग जल्दी नहीं उठता तो वह चला गया होता। ये यांग ने बहुत सोचा और महसूस किया कि इस घाटी को पार करना बहुत मुश्किल होगा। अगर प्रतिद्वंद्वी 7वीं रैंक का होता तो वह मुश्किल से ही निपट पाता, लेकिन वह 7वीं रैंक की थी और ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था, जिससे यह मूल रूप से असंभव था। लगता है मैं इसे सिर्फ एक बार और सिम्युलेट कर सकता हूँ। ये यांग ने सिम्युलेट करने की तैयारी में लाइफ सिम्युलेटर खोला। हालांकि जब उसने सिम्युलेटर खोला तो अनजाने में उसने सिम्युलेट की लागत देख ली और इतना चौंक गया कि उसका हाथ कांपने लगा। 6 क्रांतियों वाले मानव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक सिम्युलेट की लागत वास्तव में प्रति सत्र 50,000 चांदी के सिक्कों तक पहुंच गई। 50,000 चांदी के सिक्कों की अवधारणा क्या थी? यह जमीन खरीदने और नाइट फैमिली विलेज में एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए काफ़ी था और पैसे बच जाते थे। 50,000 चांदी के सिक्कों वाले कई लोग तो जल्दी रिटायर भी हो सकते थे और शाही राजवंश में रहने के लिए एक छोटा सा घर खरीद सकते थे और अपने बुढ़ापे में वहीं बस सकते थे। इस लोमड़ी दानव से निपटने के लिए मुझे 50,000 चांदी के सिक्के खर्च करने पड़ेंगे, धिक्कार है। ये यांग मन ही मन शिकायत करते हुए कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने अनुकरण शुरू किया। 14 साल की उम्र में जिउडुआन को मारने के बाद आप लोमड़ी दानव घाटी में पहुंचे। आप यहां फंस गए हैं। 15 साल की उम्र में एक व्यापारी कारवां वहां से गुजरा और आपने उनके साथ शामिल होने का अवसर लिया। घाटी में प्रवेश करने के बाद सभी मंत्रमुग्ध थे और आप भी कोई अपवाद नहीं थे। सौभाग्य से वहां बहुत से लोग मंत्रमुग्ध थे, इसलिए लोमड़ी दानव ने तुरंत आपका सार रक्त अवशोषित नहीं किया। बाई होंग और हान याओ याओ आपको खींचने आए, आपको जगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आप लोमड़ी दानव से गहराई से मंत्रमुग्ध थे और खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। आपने आत्मा शिशु भला निकाला और उसे बाई होंग पर जोर से फेंक दिया। वह गलती से आपके द्वारा घायल हो गई और अनिच्छा और हान याओ याओ के संकेत के साथ भाग गई। अंततः लोमड़ी दानव ने तुम्हारा और जू जेंगक्सू का सार रक्त चूस लिया और 14 वर्ष की आयु में तुम्हारी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन का परिणाम देखकर ये यांग को सिरदर्द होने लगा। 50,000 चांदी के सिक्के जो उसका आखिरी सिमुलेशन अवसर था, बर्बाद हो गए थे और उसे अभी भी कोई समाधान नहीं मिला था। सिमुलेशन समाप्त। आप निम्नलिखित विकल्पों में से एक को बरकरार रख सकते हैं। पहला, 15 वर्ष की आयु में तुम्हारा लोक। दूसरा, 15 वर्ष की आयु में तुम्हारी साधना तकनीकें। तीसरा, 15 वर्ष की आयु में तुम्हारी जीवन स्मृतियां। ये यांग एक पल के लिए झिझका, फिर जीवन स्मृतियों को चुना। घाटी में उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह उसके मन में फिर से उभर आया। अपनी स्मृतियों से उसे पता चला कि इस व्यापारी कारवां का नेतृत्व डैन परिवार के डैन फैंग और डैन हुआंग कर रहे थे, जो ड्रैगन फीनिक्स जुड़वां भाई बहन थे। इस बार उनके बाहर जाने का उद्देश्य दोहरा था। पहला, व्यापार के लिए, और दूसरा, अपने पिता डैन मिंगवो, जो डैन परिवार के कुलपिता थे, को ढूंढना।
लेकिन वे दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश भाग की यात्रा कर चुके थे और फिर भी उन्हें अपने पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके परिवार की पैतृक साधना पद्धति उनके पिता पर आधारित थी और यही डैन परिवार की जीवन रेखा थी। ये यांग ने सिमुलेशन से प्राप्त यादों और प्रक्रियाओं की एक एक करके समीक्षा की। जल्द ही ये यांग का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उसे एक समाधान मिल गया था। ये यांग ने मुड़कर शू झेंगक्सू की ओर देखा और कहा, हम एक साल यहाँ आराम करेंगे। इस दौरान मैं तुम्हें झेंगक्सू अपना युआन सागर खोलने और साधकों की श्रेणी में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन करूंगा। ये यांग के शब्द शू झेंगक्सू के कानों तक पहुंचे और वह खुशी से झूम उठा, लगभग खुशी से उछल पड़ा। हान याओयाओ की बात करें तो हान परिवार के ऊपर से नीचे तक लाड़ प्यार के कारण उसने कभी भी लगन से साधना नहीं की थी। उसका मानना था कि साधना केवल जंगली लोग ही सीखते हैं क्योंकि इससे केवल लड़ाई झगड़ा और हत्याएं होती हैं, जो उसे नापसंद था। लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी होते हुए उसने बहुत सी क्रूर चीजें देखी थीं और उसकी बहन हान बिंग बिंग, जिसे कल उसकी बहन कहा जाता था, ने आज उसकी हत्या करने के लिए लोगों को भेजा। अब वह भी साधना में शामिल होकर खुद को मजबूत बनाना चाहती थी। नाइट सीनियर, मैं भी अपना युआन सागर खोलना चाहती हूँ। जब आप झेंगक्सू को सिखा रहे हों तो क्या मैं किनारे से सुन सकती हूँ? हान याओयाओ की बातें सुनकर ये यांग के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव उभर आए। अगर यह महिला सीख गई तो वह मुझे सिमुलेशन की तरह चाकू से तो नहीं मार डालेगी, है ना? ये यांग सिमुलेशन के उस दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका जब उसने उसे छोड़ दिया था और अंततः उसके हाथों मर गया था, जिससे वह अनजाने में ही हौंफने लगा था। क्या ये संभव नहीं है, नाइट सीनियर? हान याओयाओ ने निराशा के भाव के साथ अपना सिर नीचे करते हुए धीरे से कहा। ठीक है, चूंकि आप सीखना चाहते हैं तो किनारे से सुनिए। ये यांग ने मन ही मनाह भरी उम्मीद करते हुए कि यह महिला दया का बदला दुश्मनी से नहीं लेगी। इसके बाद ये यांग ने शू झेंगक्सू को प्रतिदिन साधना विधियां समझाईं कि कैसे सच्चे सार को समझा जाए और युआन सागर को खोलने के लिए दानत्यन में प्रवेश किया जाए। शू झेंगक्सू को साधना में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसने देर से शुरुआत की थी। हान याओयाओ की बात करें तो वह किनारे से बहुत ध्यान से सुनती थी। उसे डर था कि कहीं विषय वस्तु का कोई अंश छूट न जाए। आधा साल बीत गया और एक रात हान याओयाओ का शरीर अचानक कांप उठा और उसने सफलतापूर्वक अपना युआन सागर खोल लिया। ये देखकर ये यांग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। उसकी साधना प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुआ। अगर उसने छोटी उम्र से ही लगन से साधना की होती तो उसकी प्रतिभा उसे निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय स्तर तक पहुंचने में मदद करती। शू झेंगक्सू ने भी अपने युआन सागर को खोलने के संकेत दिए, लेकिन वह इसमें सफल होने में धीमा था। इस दौरान ये यांग निष्क्रिय नहीं रहा और उसने बाईहोंग के साथ साधना की। ये यांग के 6 क्रांतियों के कारण बाईहोंग ने सफलतापूर्वक 4 क्रांतियों के अंतिम चरण में प्रवेश किया और 5 क्रांतियों की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई। जब साल पूरा हुआ तो पहाड़ की तलहटी से घोड़ों की घंटियों की आवाज आए और ये यांग अपनी साधना से जाग उठा। मैंने 1 साल इंतजार किया है और आखिरकार वे आ गए हैं। ये यांग ने अपना हाथ छोड़ दिया जो बाईहोंग के हाथ से जुड़ गया था। इस महीने साधना से उसके शरीर में सच्चा सार थोड़ा बढ़ गया था। वह उठा और जू झेंगक्सू को देखा और अचानक ये यांग की आंखें चमक उठीं। अच्छा बच्चा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपना युआन सागर भी खोलोगे। अब से तुम अपना रास्ता खुद बनाओगे, ये यांग ने मन ही मन सोचा। उसने झेंगक्सू को अपना युआन सागर खोलने और साधना पथ पर चलने में मदद की थी और उसे एक स्वर पथ तकनीक भी दी थी। उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया था। जब तक वह कड़ी मेहनत करने को तैयार था, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक स्थिर जीवन जिएगा। आगे के रास्ते के बारे में ये यांग ने उसे जाने देने और हस्तक्षेप न करने का इरादा किया क्योंकि उसे खुद भी महत्वपूर्ण काम करने थे। ये यांग को यकीन था कि अब से वह चाकू की धार पर चलेगा। जू झेंगक्सू का उसके पीछे जाना उसे ही नुकसान पहुंचाएगा और कभी कभी तो खुद को भी फंसा लेगा। तीनों भी अपनी साधना से जाग उठे। जू झेंगक्सू उत्साह से ये यांग के पास दौड़ा और बोला, युवा गुरु, मैंने आखिरकार अपना युआन सागर खोल ही लिया। अब से मैं भी एक सम्मानित विशेषज्ञ हूँ। उसकी बातें सुनकर बाईहोंग खुद को मजाकिया मुस्कान से रोक नहीं पाया। सम्माननीय, अगर आप साल के अंत तक इस नश्वर संसार में उलझे बिना जीवित रह पाएंगे तो आप भाग्यशाली होंगे। विशेषज्ञ, क्या आपको खुद को मजाक का पात्र बनाने का डर नहीं है? बाईहोंग के मजाक से जू झेंगक्सू का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बोल नहीं पाया। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं और इस टीम के साथ मिलकर फॉक्स डायमंड कैन्यन से निकलते हैं। ये यांग ने पहाड़ की तलहटी में धीरे धीरे आ रहे कारवां को देखा। मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि वहां 300 से ज्यादा लोग होंगे। तभी ये यांग ने दूर तक देखा। उसकी आंखों में फॉक्स डायमंड कैन्यन का दृश्य दिखाई दे रहा था। इस पल ये यांग को ऐसा लग रहा था जैसे जीत उसकी मुट्ठी में है। उसके पीछे हान याओयाओ की नज़र ये यांग पर ही टिकी रही। वह चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखें एकाग्र थीं, फिर भी थोड़ी उलझन में थी।
वह लगातार ये यांग को क्यों देख रही थी और उसे देखकर उसे ऐसा एहसास क्यों हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसे देखकर दुख और खुशी का मिश्रण। बाई होंग ने भी हान याओयाओ की नज़र देखी। वह जल्दी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, नाइट सीनियर का पहले से ही एक परिवार है, मुझे लगता है तुम्हें पता नहीं था। ये सुनकर हान याओयाओ का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके दिल में उदासी की लहर दौड़ गई। तो नाइट सीनियर का पहले से ही एक परिवार है। मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली है। हान याओयाओ की आवाज़ बहुत धीमी थी, लगभग सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। क्योंकि बाई होंग पास थी, उसके शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। वह खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन सोचने लगी, वह भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूँ। अगर वह मेरे बाई परिवार की तकनीक सीख लेता है तो वह मेरे बाई परिवार का सदस्य बन जाएगा। ये यांग ने अपने पीछे दोनों के बीच हो रही बातचीत नहीं सुनी। वह लगातार फॉक्स डायमंड कैन्यन पार करने के बारे में सोच रहा था। चलो नीचे चलते हैं। झेंगक्सू, अंदर जाने के बाद अपने कानों में कीचड़ जरूर लगाना, ये यांग ने उसे याद दिलाया। हमारा क्या होगा? बाई होंग ने पूछा। ये यांग इस पर मुस्कुराए। अगर तुम्हें दर्पण पीसने का शौक है तो लगा लो। ये कहकर ये यांग मुनी और पहाड़ से नीचे उतर गई। अगरबत्ती जलाने के बाद समूह पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। रास्ते में हान याओयाओ को ये जानने की उत्सुकता हुई कि ये यांग दर्पण पीसने से क्या मतलब निकाल रहे हैं और आखिरकार वह खुद को जू झेंगक्सू से चुपचाप पूछने से नहीं रोक पाए। इस समय जू झेंगक्सू जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठा रहा था और उसे गूंथने के लिए कई बार थूक रहा था। हान याओयाओ का सवाल सुनकर उसने थोड़ी अश्लील मुस्कान के साथ जवाब दिया, मास्टर की दर्पण पीसने का मतलब है कि औरतें एक दूसरे के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यंग मास्टर की ड्रैगन यांग पसंद है, जू झेंगक्सू ने कहा और फिर मिट्टी अपने कानों में ठूंस ली। हान याओयाओ ने अपने छोटे से मुंह को हाथ से ढक लिया और आश्चर्य से हाँफने लगी। चारों अचानक कारवां के सामने आ गए और उनका रास्ता रोक दिया। किसी को रास्ता रोकते देखकर डैन हुआंग का दिल तुरंत सतर्क हो गया। डैन फैंग और डैन हुआंग दोनों में 6 क्रांतियों के मानव क्षेत्र की शक्ति थी। उन्होंने मिलकर एक संयुक्त तकनीक सीखी और साथ मिलकर काम करने पर वे किसी भी अंतिम चरण के 6 क्रांतियों के विशेषज्ञ को मार सकते थे। ये यांग को अचानक आते देख दोनों ने जल्दी से हाथ हिलाकर कारवां को रुकने का इशारा किया, साथ ही युद्ध की तैयारी भी की। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं और आप डैन परिवार के कारवां को क्यों रोक रहे हैं? डैन हुआंग ने सबसे पहले पूछा। ओह, ये शांग राजवंश के लोग हैं, माफ़ी चाहता हूँ। हम हियरिंग सिटी से हैं। इस बार एक मिशन पर जाते समय हम पर एक उच्च स्तरीय जानवर का हमला हुआ है और हम कुछ समय के लिए कारवां के साथ यात्रा करना चाहेंगे, ये यांग ने हल्की मुस्कान और हाथों को मोड़कर सलामी देते हुए कहा। शांग राजवंश और हियरिंग सिटी के बीच अच्छे संबंध थे और शांग राजवंश अक्सर मुश्किल मामलों से निपटने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखता था। वर्षों से उनका रिश्ता एक सहजीवी साझेदारी में विकसित हो गया था। एक के पास पैसा था, दूसरे के पास ताकत। ओह, तो आप हियरिंग सिटी से हैं, तो आप कुछ समय के लिए हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। हम आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे, डैन फैंग ने समझदारी भरे भाव से कहा। रुको, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम हायरिंग सिटी से हो? सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम तुम पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अगर तुम कोई डाकू हो जो घुसपैठ कर आया है तो क्या होगा? उसने सहज भाव से अचानक प्रकट हुए युवक की ओर देखते हुए पूछा। डैन हुआन को स्वाभाविक रूप से शक हुआ। उसे याद आया कि उसके पिता सिंगल लाइफ कंट्री के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने अपनी टीम में डाकुओं को घुसाया था, जिसके कारण अंततः वह गायब हो गया। ये यांग को उसके सवाल का अंदाजा हो गया था। अपने शरीर को झटकते हुए हान याओयाओ, जो उसके पीछे था, दोनों के सामने प्रकट हुआ। हान याओयाओ को देखकर डैन हुआन पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। मिस हान, आप यहाँ क्यों हैं? ये कहते हुए डैन हुआन घोड़े से उतरकर हान याओयाओ की ओर दौड़ पड़ा। ये यांग ने डैन हुआन को तेजी से अपने पास से गुजरते देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। डैन हुआन कई सालों से हान याओयाओ की प्रशंसा करता था। जब से उसने उसकी पतली सीधी टांगें और सुंदर चेहरा देखा, उसके मन में एक आवेग आया और तभी से उसने उसके प्रति गहरी चिंता दिखाई और प्रशंसा की भावनाएं विकसित की। लेकिन हान याओयाओ का उसके प्रति रवैया हमेशा बहुत ठंडा रहा था। डैन हुआन का मानना था कि अगर वह मिस हान याओयाओ के साथ अच्छा व्यवहार करता रहेगा तो वह हान याओयाओ को जीत सकता है। डैन हुआन को देखकर हान याओयाओ भी चौंक गया। यह आदमी यहाँ क्यों है? उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से डैन हुआन की ओर ठंडी नज़रों से देखा और सिर हिला दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर से सैनिकों का नेतृत्व करोगे। भाड़े का सैनिक होना वाकई कठिन काम है, लेकिन मिस हान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से मैं डैन हुआन तुम्हें और तुम्हारे नौकर को यहाँ से सुरक्षित बाहर ज़रूर ले जाऊँगा।
ये कहते हुए डैन हुआंग ने ये यांग की ओर इशारा किया, यह मानते हुए कि ये यांग मिस हान याओ याओ का सबसे वफादार नौकर है। डैन हुआंग की बातें सुनकर मिस हान याओ याओ की आंखों में नाराजगी के भाव दिखाई दिए। वह ये यांग है, मेरा रक्षक और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मिस हान याओ याओ ने बोलते हुए दूर से ये यांग को देखा। उसकी आंखों में खुशी की एक क्षणिक झलक थी, जिसे सावधानीपूर्वक काम करने वाले डैन हुआंग ने पकड़ लिया। तो बस यही है, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह यांग व्यक्ति जा सकता है। मेरी और डैन फैंग की ताकत से मैं गारंटी देता हूं कि तुम सकुशल घर पहुंच जाओगे। मिस हान याओ याओ के लहजे और नज़रों से डैन हुआंग को एहसास हुआ कि हान याओ याओ को ये यांग के बारे में अच्छी राय है, इसलिए उसे ये यांग के प्रति शत्रुता महसूस होने लगी। यह एक प्रतिद्वंद्वी की शत्रुता थी और एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी का अस्वीकार। नाइट सीनियर ने मुझ पर दया दिखाई है और उन्होंने मुझे हायरिंग सिटी तक ले जाने का वादा किया है। मिस हान याओ याओ एक समझदार इंसान थीं। डैन फैंग की बातों से उन्हें पहले ही उनका इरादा समझ आ गया था, जो ये यांग को बाहर करना था। डैन हुआंग ने हान याओ याओ की बातें सुनी और समझ गया कि वह ये यांग को अपने साथ ले जाने के लिए दृढ़ है। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और ये यांग को घूरने लगा। ठीक है, मैं रास्ते में ये यांग नाम के इस आदमी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। हान याओ याओ सिर्फ मेरी, डैन हुआंग की हो सकती है, उसने सोचा। उसके दिल में एक सिहरन थी और ये यांग के प्रति हत्या के इरादे का आभास था। ये यांग की बात करें तो हालांकि वह उन दोनों से काफी दूर था, फिर भी उसने डैन हुआंग के दिल में हत्या के इरादे को महसूस किया। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। ये यांग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह चाहता था कि डैन हुआंग उसके प्रति हत्या के इरादे को बनाए रखे, ताकि वह अपनी अगली योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। हान याओ याओ के संपर्क के कारण ये यांग और बाकी लोगों को सम्मानित अतिथियों की तरह माना गया और प्रत्येक को पैदल चलने के बजाय एक घोड़ा मिला। रास्ते में डैन हुआंग जानबूझकर हान याओ याओ के पास गया, कभी ताज़े फल दिए तो कभी हान याओ याओ को यात्रा में अपने पिता को ढूंढने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में समझाया। इन सब के जवाब में हान याओ याओ ने बस विनम्रता से सिर हिलाया, हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। हान याओ याओ की ठंडक को भांपते हुए डैन हुआंग ने सारा दोष ये यांग पर मढ़ दिया, ये सोचकर कि ये यांग बस एक सुंदर लड़का है, जो सुंदर और नाजुक होने के बावजूद ज्यादातर महिलाओं से भी ज्यादा खूबसूरत था। डैन हुआंग की नज़र में बस एक सुंदर लड़का था जो दूसरों पर निर्भर रहता था। वह ये यांग से बेइंतहा नफरत करता था। अगर हान याओ याओ और उसकी बहन डैन फैंग वहां मौजूद न होते तो वह बेझिझक ये यांग पर वार करके उसे मार डालता। ये यांग की बात करें तो वह जानबूझकर इस समय डैन फैंग के पास पहुंचा, चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर उसके दाहिनी ओर उसके सामने आ गया। जल्द ही डैन फैंग ने ये यांग को अपने सामने देखा और वह खुद को इस बात पर अचंभित हुए बिना नहीं रह सकी कि उसके सामने वाला युवक कितना सुंदर था, खुद से भी ज्यादा आकर्षक। डैन फैंग अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट हॉल में पली बड़ी थी। बचपन से ही उसने अभ्यास किया था और सिर्फ मोटे अंगों वाले हटे कट्टे मर्दों या पसीने से तरबतर बड़े आदमियों को ही देखा था। तभी अचानक एक ऐसा ही शालीन और खुशनुमा आदमी प्रकट हुआ और वह खुद को उसकी तरफ कुछ और बार देखे बिना नहीं रख सकी। ये यांग ने स्वाभाविक रूप से उसकी नज़रों को देखा, अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराया। इससे डैन फैंग पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ये देखकर ये यांग ने अपने घोड़े की गति धीमी कर दी और डैन फैंग के साथ साथ चलने लगा। 1 साल बाद ये यांग अब 15 साल का हो गया था। उसकी कद काठी और रूप रंग आम लोगों से कुछ अलग नहीं था और अपने पिछले जीवन के अनुभव से उसे इस तरह की लड़की की पूरी समझ थी। डैन फैंग ने कभी प्रशंसा की भावना का अनुभव नहीं किया था और इन बातों के कारण वह भोली थी और आसानी से धोखा खा जाती थी। फिर ये यांग ने उससे बात करना शुरू किया। पहले तो शर्म के कारण डैन फैंग ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस विनम्रता से मुस्कुराया। धीरे धीरे ये यांग ने अपने हास्य और विषयों पर भरोसा करते हुए डैन फैंग का मुंह सफलतापूर्वक खोल दिया। पहले तो दोनों एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे को सुनते हुए खुशी खुशी बातें करने लगे। डैन फैंग को धीरे धीरे ये यांग के बारे में अच्छी धारणा हो गई और वह उससे लगातार बातें करने लगा। ये यांग पहले तो बातचीत शुरू करती थी, लेकिन अब वह चुपचाप डैन फैंग की शिकायतों और रास्ते में होने वाली अजीबोगरीब और अद्भुत घटनाओं के बारे में सुनती रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनता था। ये यांग के आने से डैन फैंग की नीरस व्यापारिक यात्रा में काफ़ी मज़ा आ गया। डैन फैंग भी ये यांग के करीब आने लगी और अजनबियों से अपनी सतर्कता कम कर दी। दोनों एक दूसरे के करीबी विश्वासपात्रों की तरह अपने पसंदीदा विषयों पर बातें करने लगे। रास्ते में ये यांग ने अपने हास्य से डैन फैंग को खूब हंसाया। डैन फैंग को देखकर ये यांग की गहरी ठंडी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। घोड़े धीरे धीरे फॉक्स डायमंड कैन्यन पहुंचे और वहां प्रवेश करते ही एक अंतहीन रेगिस्तानी रास्ता दिखाई दिया। जमीन सफ़ेद हड्डियों से अटी पड़ी थी, जिससे सभी बेचैन हो रहे थे। ये यांग, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मेरे भाई और मैं अपने पिता सिंगल लाइफ कंट्री को ढूंढना है।
यही खोज का आखिरी रास्ता है, डैन फैंग ने सांस लेते हुए और गाल फुलाते हुए कहा। जब उसने अपने पिता के बारे में सोचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर उस पर दबा हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उसके पिता मानो हवा में गायब हो गए थे और उसके भाई बहनों ने दुनिया भर में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शायद सीनियर डैन किसी अनजान जगह पर एकांतवास में हो, और अगर वह किसी दिन अचानक प्रकट हो जाए तो क्या होगा? ये यांग ने कहा। उसके शब्द डैन फैंग से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये यांग जानता था कि सिंगल लाइफ कंट्री रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप के हाथों पहले ही खत्म हो चुकी है, और चून की सभी डाकू मर चुके थे, इसलिए उसके और बाई होन के अलावा किसी और को ये जानकारी नहीं पता होगी। बाई होन की बात करें तो ये यांग को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह राज उजागर कर देगी। शाही दरबार पहले से ही उसका पीछा कर रहा था और उसे अभी भी बदला लेने के लिए एक बड़ा बदला लेना था। अगर उसने सिंगल लाइफ कंट्री की खबर उजागर कर दी तो डैन परिवार निश्चित रूप से पूरे देश में उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर देगा। बाई होन पहले से ही बहुत सावधानी से रह रही थी, अगर उसे और परेशानी हुई तो उसके लिए अपने बड़े प्रतिशोध का बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये यांग की बातें सुनकर डैन फैंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि पिताजी के पास पारिवारिक साधना पद्धति एक की ओर लौटो थी, लेकिन पिताजी आमतौर पर व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते थे और धन अटूट था, इसलिए उन्होंने अपनी साधना में ढिलाई बरती, अपनी सुरक्षा के लिए कई विशेषज्ञों को नियुक्त किया। इस कारण उनकी साधना केवल 3 क्रांतियों वाले मानव लोक में ही रह गई। थोड़ी देर रुककर डैन फैंग ने आगे कहा, मैंने सुना है कि पिताजी का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन ये पता नहीं चला कि उनका अपहरण किसने किया। यहाँ तक कि हान परिवार के भाग्य दिशासूचक यंत्र का उपयोग करके भी पिताजी का पता नहीं लगाया जा सका। ये यांग ने उसकी बातें सुनी और खुद को उपहास करने से रोक नहीं पाया, ये सोचते हुए एक प्रसिद्ध समूह होने के नाते, रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप, और यांग यू सान एक सतर्क व्यक्ति होने के नाते, जिसे बाहर किसी ने कभी नहीं देखा था, वे आपके तरीकों का अंदाजा कैसे नहीं लगा सकते थे। उन्होंने पहले से ही सिंगल लाइफ कंट्री के सभी निशान छिपाने के लिए जवाबी उपाय सोच लिए थे। मेरे विचार से अगर दूसरा पक्ष धन के पीछे नहीं था तो वह किस लिए था? ये यांग ने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया। क्या ये हमारे डैन परिवार की दिव्य साधना पद्धति एक की ओर वापसी हो सकती है? डैन फैंग को कुछ सूझा और वह जल्दी से बोल पड़ा। डैन फैंग के शब्दों ने ये यांग के दिल को खुशी से भर दिया। यही तो वह इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैन परिवार की साधना तकनीक गुई ही सिर्फ एक सहायक विधि के रूप में काम करती है, जिससे साधना तकनीकें एक में विलीन हो जाती हैं और उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है, लेकिन क्या ये सीनियर डैन पर मुसीबत लाने के लिए काफ़ी नहीं है? ये यांग ने उलझन भरे भाव से पूछा। उसकी नज़र अनजाने में डैन हुआंग पर पड़ गई। इस समय डैन हुआंग एक परेशान करने वाली मक्खी की तरह था, जो हान याओयाओ के चारों ओर लगातार भिनभिना रही थी। इससे ये यांग को सबसे ज्यादा सुविधा मिली, ये सुनिश्चित करते हुए कि डैन हुआंग उसे डैन फैंग से जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए नहीं सुन पाएगा, जिससे ये यांग को ऐसा करने का समय मिल गया। ये यांग, तुम इस बारे में गलत हो। हमारे डैन परिवार की पैतृक साधना तकनीक दिव्य है, इसलिए ये सिर्फ साधना तकनीकों को एक में विलीन करने के बारे में नहीं है। गुई ये वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली आक्रामक तकनीक है, डैन फैंग ने कहा। उसके चेहरे पर गर्व का भाव साफ झलक रहा था। इसमें आक्रामक क्षमताएं भी हैं। मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? ये यांग ने अविश्वास से देखते हुए पूछा। जब आप इसे सक्रिय करेंगे तो आपके पैरों के नीचे एक घूमता हुआ यिन यांग आरेख दिखाई देगा। यिन यांग आरेख के बाहर की हर चीज़ काफ़ी धीमी हो जाएगी, जिससे आप अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों की गति और प्रक्षेपवक्र को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। इसके अलावा जब गुई ही सक्रिय होती है तो आपके प्रतिद्वंद्वी का हमला जितना तेज होता है, आपको उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। गुई ही आपके प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को अवशोषित कर सकती है और उसे आपके अगले हमले में स्थानांतरित कर सकती है। तो बस इतना ही। तो गुई ही का इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। ये यांग की आंखों में एक तेज चमक चमकी, उसका दिल उत्साह से भर गया। लेकिन उस समय उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने समझदारी का संकेत देने के लिए थोड़ा सिर हिलाया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? इसी समय डैन हुआंग ने भी ये यांग और डैन फैंग की बातचीत पर ध्यान दिया। वह सावधानी और शत्रुता के साथ पूछते हुए पास आया। मैंने सिस्टर डैन फैंग को इस बारे में बात करते सुना कि आप इस बार सीनियर डैन को कैसे ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं उत्सुक हो गया और पूछा। ये यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी के मामले का तुमसे क्या लेना देना है? और छोटी बहन, उसे सब कुछ मत बताना। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति शुरू से ही बहुत संदिग्ध रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। डैन हुआंग ने ये यांग पर अपनी तीखी नज़र गड़ाते हुए कहा। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये यांग साफ तौर पर एक बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे उलट, जो मिस हान को देखते ही उनकी तरफदारी करने के लिए अपनी दुम हिलाने लगता है। डैन फैंग के शब्द डैन हुआंग के कानों में तीखे कांटों की तरह चुभे, जिससे डैन हुआंग तुरंत भड़क गया और उसने डैन फैंग से बहस शुरू कर दी। ये यांग चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। यही तो वह चाहता था।
उनका झगड़ा जितना गहरा होगा उतना ही अच्छा होगा। वे तब तक बहस करते रहे जब तक कि आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर दिया और दोनों गुस्से में वहां से चले गए। इस बीच ये यांग के प्रति डैन हुआंग का गुस्सा और बढ़ गया। अगर ये यांग न होता तो वह अपनी बहन से इतनी जोरदार बहस न करता। डैन फैंग साफ तौर पर ये यांग की रक्षा कर रहा था। इस बेहद खूबसूरत लड़के मिस हान को वापस ले जाने के बाद मैं किसी को तुम्हारे कुत्ते का सिर लेकर उसे लात मारने के लिए भेजूंगा। डैन हुआंग ने ये यांग पर एक ठंडी नज़र डाली और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मालिक, उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा है। वह असल में मालकिन और मिस डैन फैंग से इस तरह अपनी रक्षा करवाता है। काश मेरे पास गुरु का आधा भी आकर्षण होता तो दुनिया की कितनी ही बेमिसाल सुंदरियां मुझसे प्यार करतीं। जू झेंगक्सू पीछे से देख रहा था कि कैसे दोनों महिलाएं डैन फैंग को ये यांग के लिए एक दूसरे से दूर कर रही थीं और वह दिल से ये यांग की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाया। बाई होंग की बात करें तो वह पूरी यात्रा के दौरान चुप रही और ठंडे मन से आगे देखती रही। समय की एक धूप बत्ती गुजरी और कारवां फॉक्स डायमंड कैनियन के केंद्र में प्रवेश कर गया। हालांकि सफ़ेद कंकालों से ढकी ज़मीन बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन कोई भी बिल्कुल नहीं डर रहा था क्योंकि उन्हें डैन फैंग और डैन हुआंग पर गहरा भरोसा था। जब वे दोनों अपने हमलों को मिलाते तो वे सातवीं क्रांति के किसी विशेषज्ञ को भी मार सकते थे। ये लगभग कहा जा सकता है कि जब तक वे किसी बेहद असामान्य व्यक्ति को उकसाते नहीं, उन्हें रास्ते में कोई खतरा नहीं होगा। जहां तक ये यांग की बात है, उसे वह जानकारी मिल चुकी थी जो उसे चाहिए थी। इस लोमड़ी दानव घाटी से गुजरने के लिए उसे अभी भी दोनों भाई बहनों पर निर्भर रहना था। अचानक उमस भरे आसमान के नीचे लगातार बूंदाबांदी होने लगी और घाटी में सफ़ेद धुएं के गुबार उठने लगे। ला ला ला, दूर से एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी, आवाज़ अविश्वसनीय रूप से कोमल। ये गीत सुनकर थके हुए शरीर मानो एक चौड़े मुलायम बिस्तर पर लेट गए हों, गहरी नींद में सो जाना चाहते हों। अचानक हुए इस गीत ने सभी पुरुषों को सचेत नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पूरे शरीर को शिथिल महसूस किया। धीरे धीरे सभी की आंखें चौंधिया गईं और वे धीरे धीरे गायन की दिशा में चलने लगे। दान फैंग, बाई होंग और हान याओयाओ जो वहां मौजूद थे ने पहले ही इस असामान्यता को भांप लिया था। उन्होंने देखा कि कारवां के सदस्य अपने वर्तमान व्यापार का सामान फेंक रहे थे, आधी बंद आंखों से आगे बढ़ रहे थे। ये यांग ने पहले ही अपने कानों में कीचड़ ठूंस लिया था, जिससे गायन सुनाई नहीं दे रहा था। यही हाल जू झेंगक्सू का भी था। उसने भी असमंजस से बेतुकी भीड़ को देखा, फिर ये यांग की तरफ देखा। ये यांग ने उसकी तरफ सिर हिलाया, चिंता न करने का इशारा किया और तभी उसका तनाव कम हुआ। क्या कर रहे हो? जल्दी से जो सामान गिरा है उसे उठाओ। डैन फैंग भीड़ पर चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़ी। लेकिन उसने चाहे जो भी आदेश दिया हो, कारवां के 300 सदस्य भावहीन लाशों की तरह थे, आधी मुस्कान और आधी भौहें चढ़ाए आगे बढ़ रहे थे। इसी समय डैन हुआंग ने अपना सिर हिलाया और उस पर नींद का साया छा गया। कई बार वह लगभग खुद को ही खो बैठा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गाना और करीब आता गया और डैन हुआंग आखिरकार अपनी आखिरी समझ खो बैठा, आगे बढ़कर समूह में शामिल हो गया। भाई, तुम भी ऐसे क्यों हो? तुम सबको क्या हो गया है? डैन फैंग आगे बढ़ी, डैन हुआंग को वापस खींचने की तैयारी में, लेकिन डैन हुआंग ने उसे धक्का दे दिया। वह एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ रुका, फिर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, धुंध धीरे धीरे छटती गई और एक पूरी तरह से नग्न और बर्फ जैसी सफ़ेद महिला सामने आई। वह बाघ की खाल पर लेटी हुई थी, उसकी जीभ उसके होंठों को चाट रही थी और वह स्नेह भरी निगाहों से भीड़ को देख रही थी। रुको, हम और करीब नहीं आ सकते? ये यांग ने बाई होंग और शू झेंगक्सू को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उस समय का गायन लोगों को मोहित कर सकता था और कानों में कीचड़ भर लेने से वह मोहित हो सकता था। हालांकि बहुत पास जाने से लोमड़ी दानव की आभा से उत्पन्न भ्रम पैदा हो सकते थे। 7वें क्रम के लोमड़ी दानव की इस मोहक तकनीक का विरोध करना मुश्किल था, यहाँ तक कि ये यांग के लिए भी, जिसे खतरे का पहले से ही अंदाजा था। वह तुरंत रुक गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। लोमड़ी दानव के प्रकट होने के बाद भीड़ के चेहरों पर लालच के भाव दिखाई देने लगे। उनकी लार टपकने लगी और उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और लोमड़ी दानव पर ऐसे टूट पड़े मानो वह उनके सामने कोई स्वादिष्ट पेस्ट्री हो। इस क्षण लोमड़ी राक्षसी ने अपना गोरा पतला पैर उठाया और उसे हल्के से भीड़ की ओर घुमाया और एक सुगंधित सुगंध चारों ओर फैल गई। 300 से ज्यादा लोगों ने तुरंत लोमड़ी राक्षसी को घेर लिया, फिर आगे बढ़कर झपट पड़े। उनके हाथ लगातार लोमड़ी राक्षसी को सहला रहे थे, उनके मुंह से लालच से लार टपक रही थी और वे उसे जोर से मसल रहे थे। धुंध में लोमड़ी राक्षसी की कोमल आवाज गूंज रही थी, सबके दिलों में कामनाएं जगा रही थी। जल्द ही पहला आदमी गिर पड़ा, फिर दूसरा, तीसरा। वे लोमड़ी राक्षसी के शरीर पर, उसकी बाहों में गिर पड़े। मृत्यु के बाद भी उनके चेहरों पर मुस्कान थी। ये राक्षसी जानवर कहाँ से आया? इसे ले लो। इस क्षण डैन फैंग को भी एहसास हुआ कि यह लोमड़ी राक्षसी की चाल थी।
उसने अपनी तलवार निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। हालांकि डैन हुआन की सहायता के बिना 7वें क्रम के लोमड़ी राक्षस का सामना करते हुए डैन फैंग उसके पास भी नहीं पहुंच सका और उछलकर दूर जा गिरा।